बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कक्षा में हम लोग भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं। सामने आप एक मैप देख रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी आगे भाषा विज्ञान के अध्ययन में। और इसी की नहीं, दो चीज़ें जो है कि भले ही आपका जाग्रफी न हो या उस तरह की चीज़ों का अध्ययन न करना हो, लेकिन कम से कम आपको के पास जो है एक विश्व का मैप, विश्व का मानचित्र और एक जो है भारत का मानचित्र। अब जैसे बहुत सी पुस्तकें एटलस वगैरह इस तरह से आते हैं, आपको सामान्य रूप से, और यहाँ तक कि आप जहाँ जिस प्रदेश में रह रहे हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हों, मध्य प्रदेश में रह रहे हों, राजस्थान में रह रहे हों, छत्तीसगढ़ में रह रहे हों, किसी भी प्रदेश में आप रह रहे हों, लेकिन कम से कम अपने प्रदेश की, अपने जिले की भौगोलिक स्थितियों की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। विभिन्न साक्षात्कार आदमी, यदि आप यहाँ से उत्तराखंड जाएंगे या हिमाचल जाएंगे साक्षात्कार देने, तो विभिन्न इस तरह के संदर्भ आ जाते हैं परिचयात्मक संदर्भ में, सामान्य भूमिका में, कि जैसे आप बता दें हम प्रयागराज से आए, प्रयागराज क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं, प्रयागराज के बारे में कुछ बताइए। कई बार इस तरह की चीज़ें जो हैं आ जाती हैं। भाषा के संदर्भ में कि हर बोली रटी नहीं जा सकती हैं, कि वहाँ एक मैप में आपको पता हो कि हाँ इस प्रदेश में, इस जिले में या उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में कौन बोली हो सकती है, पश्चिमी भाग में कौन सी बोली हो सकती है। इसके लिए आपको पता होनी चाहिए पश्चिमी जिले कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में कौन कौन से जिले हैं। अगर ये उत्तर में कि सहारनपुर अधिक उत्तर में है, कि मथुरा है, कि कानपुर है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। पूर्व में कि जो भी जिले हैं, चाहे वो बनारस हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, लेकिन सामान्य स्थिति आपको पता होनी चाहिए भाषा के संदर्भ में। अगर आप भारोपीय परिवार की चर्चा कर रहे हैं तो यह पता होना चाहिए कि यूरोप महाद्वीप कहाँ है। जैसे कि सामान्य रूप से, जैसे विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, उसके बाद कनाडा, कनाडा के बाद क्षेत्रफल में चीन, चौथे स्थान पर आना चाहिए अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका कनाडा हैं। ये अलास्का भी कभी रूस का पार्ट था, उसने जो है कि अमेरिका को बेच दिया था। बाद में यहाँ बहुत अपार स्वर्ण भंडार निकला। अमेरिका के बाद क्रम में जैसे रूस, कनाडा, चीन, चौथे पर अमेरिका, पांचवें पर ब्राज़ील होना चाहिए, छठवें पर ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील का थोड़ा देख लीजिएगा, जहाँ तक है छठवें पर ऑस्ट्रेलिया होगा। सातवें पर क्रम में क्षेत्रफल में भारत का स्थान है। उसके बाद जैसे बड़े देशों में अफ्रीका के उत्तरी भाग में आप अल्जीरिया देख रहे हैं, इधर बीच में ये जायरे देश था, इसका भी डिवाइडेशन हो चुका है। तो एक सामान्य स्थिति सऊदी अरब का क्रम आता है बाद के देशों में। इधर नीचे जैसे बड़े देशों में आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा, ये अर्जेंटीना, ये बड़ा देश है। तो एक सामान्य स्थिति पता होनी चाहिए। यह नीचे जो है हिंद महासागर है, भारत के नीचे जो है इंडियन सागर, हिंद महासागर है। ये जो है जैसे ये पूर्वी प्रशांत है और ये पश्चिमी प्रशांत महासागर है। ये जो है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, यह उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिणी ध्रुव जो है, इसको आर्कटिक कहते हैं, आर्कटिक। इसको अंटार्कटिका महाद्वीप है, अटलांटिक इसको भी जो है दक्षिणी ध्रुव या अंटार्कटिक जो है, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महाद्वीप, दक्षिणी ध्रुव सागर भी इसको जैसे कहते हैं, यहाँ भी दक्षिणी ध्रुव महासागर। तो ये प्रमुख जैसे महासागर हैं, महाद्वीप हैं। कि सबसे बड़ा विश्व का महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप, बीच में यूराल और एशिया आप देख रहे हैं, यूरोप और एशिया थल भाग जुड़े हैं। यही जो है इसी के आसपास यूराल पर्वत है, उसी से वही डिवाइडेशन है यूरोप और एशिया का।
उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप है, एशिया के बाद संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप होना चाहिए। फिर उस क्रम में जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये आप देख रहे हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। फिर यूरोप में बहुत छोटे छोटे देश, जैसे ये जो है आप देख रहे हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, ये इंग्लैंड है, पूरे विश्व पर राज्य करने वाला देश। आज देखिए बहुत एक प्रदेश के बराबर जो है लगभग राजस्थान के आसपास उसका क्षेत्रफल होना चाहिए। तो ये बहुत छोटे में समेट गया है जो है। ये फ्रांस है, इसी के आसपास, जैसे ये इटली है, जर्मनी है, छोटे छोटे देश कई उस समय के हैं। मतलब इतने में जो है, अब ये तो ध्रुवीय प्रदेश ही हैं, इतना ही मेन समझिए इसका यूरोप का। रूस की राजधानी, चूँकि रूस का अधिकांश भाग आप ये समझिए कि लगभग 3/4 एशिया महाद्वीप में पड़ेगा, लेकिन चूँकि मास्को यूरोप महाद्वीप में है, इसलिए रूस को जो है यूरोपीय देशों में ही गणना की जाती है। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश चीन माना जाएगा, क्योंकि रूस जो है वो दोनों में है और राजधानी जो है उसकी यूरोप में है, कल्चर भी यूरोप का ही समझिए। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ही मुख्य देश है, छोटा सा देश न्यूजीलैंड है। तो इस तरह से जो वैश्विक स्तर पर अगर वहाँ भारोपीय भाषा परिवार की बात होनी चाहिए, तो आप ये समझिए कि भारत और यूरोप स्थल भाग से जुड़े हुए हैं। इसलिए यह भाषा परिवार जो है, उस समय जब विभिन्न प्रकार के अन्य साधन नहीं थे, तब भी विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान, व्यापारी वगैरह सब आते जाते रहते थे। कोई आधार रहा होगा, कोई कारण रहा होगा, आवागमन रहा होगा, तब तो सिकंदर यहाँ आक्रमण किया जो है। वो भारत की संपदा के बारे में सुना रहा होगा। अगर कहीं पर ये पूछा जाए वास्को डी गामा, तो ये सब कोई भारत की खोज नहीं किए, बल्कि उस समुद्री मार्ग की खोज किए, कैसे उस समुद्री मार्ग पर आया जा सकता है। ये सारी स्थितियां जो है, एक सामान्य विश्व का नक्शा आपको पता होना चाहिए, भारत का नक्शा पता होना चाहिए, अपने प्रदेश का नक्शा पता होना चाहिए। उसकी आगे जो है बोलियों के अध्ययन में बहुत बड़ी भूमिका जो है होगी, क्योंकि सारी चीज़ें रटी नहीं जाती हैं, बहुत चीज़ें समझी जाती हैं। आज हम लोग भाषा विज्ञान के उत्पत्ति के संदर्भ में जो भी विभिन्न मत हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ प्रश्न भाषा की उत्पत्ति को लेकर के बहुत आपको लिखना न पड़े, आज की क्लास समझना अधिक है। अगर जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको लग रहे हों उसको आप नोट कर सकते हैं कि किस सिद्धांत का कौन सा प्रवर्तक है, शेष आप समझिए, आपको लिखना न पड़े बहुत अधिक। इसलिए मैंने उसको जो है कि टाइप वगैरह बहुत आती नहीं, थोड़ा बहुत जो है करके टाइप कर लिया हूँ, जिससे हम लोग समझने में अधिक समय जो है व्यतीत करें। तो जो भी विविध मत हैं, सब मतों में एक चीज़ निश्चित है कि कोई इस बात पर शंका नहीं कर रहा है कि व्यक्ति बोल नहीं सकता है। सब जानते हैं कोई भी प्राणी होगा वो अर्ध विक्षिप्त भी होगा, उतनी बुद्धि नहीं होगी, तो अगर इतने जीव जंतु बोल रहे हैं तो व्यक्ति भी कुछ न कुछ ध्वनि निकालता रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा होती है कि मनुष्य ने अपने द्वारा उच्चारित ध्वनियों का संबंध विभिन्न वस्तुओं से सर्वप्रथम कब स्थापित किया। जैसे जो प्रश्न है वो प्रश्न इस बात का है कि मनुष्य ने अपने द्वारा उच्चारित, मतलब मनुष्य जो भी बोल रहा है, ध्वनियों का संबंध सर्वप्रथम या विभिन्न वस्तुओं से, विभिन्न प्रकार के तथ्यों से संबंध विभिन्न वस्तुओं से सर्वप्रथम कब स्थापित किया। जिससे आप ये समझिए कि कोई भी लिखने वाली चीज है, अब उसको लोगों ने जैसे पेन नाम कब दिया, कि उस शब्द से उस वस्तु की पहचान कब हुई। भाषा विज्ञान की उत्पत्ति में, भाषा की उत्पत्ति में इस चीज पर चर्चा है। व्यक्ति बोलता तो रहा होगा कुछ न कुछ, लेकिन उसके बोलने का विभिन्न वस्तुओं से अर्थ सामंजस्य, अर्थ स्थापन कब हुआ, बस इसी की चर्चा विभिन्न मतों में है। भाषा की उत्पत्ति यद्यपि विभिन्न रूप से अनुमान पर ही, जैसे मनुष्य की उत्पत्ति अनुमान पर आधारित है। भाई अगर किसी ने कहा बंदर से मनुष्य, फिर सारे बंदर मनुष्य क्यों नहीं हुए, आधा ही क्यों रह गए, विकास था सबका होना चाहिए था। तो जैसे मनुष्य की उत्पत्ति आज तक जो है एक अनुमान पर आधारित है। भाई जैसे अगर कि वहाँ स्त्री पुरुष हैं,
तो अब स्त्री पुरुष हैं, नर मादा हैं, तो अगली पीढ़ी की उत्पत्ति। लेकिन अब प्रश्न उठता है पहले स्त्री आई या पहले पुरुष आया? पहले तो कोई ना कोई एक किस रूप में कैसे प्रकट हो गया? तो प्रश्न इस चीज का है। तो जैसे मानव की उत्पत्ति आज तक अनिर्णय की स्थिति में है, उसी तरह भाषा की भी उत्पत्ति अनिर्णय की स्थिति में। इसीलिए 1866 ईस्वी में पेरिस में भाषा विज्ञान की एक समिति, उस समिति का नाम था ला सोसिएते द लिंग्विस्टिक। अब देखिए जैसे पेरिस में हुआ, जो फ्रेंच की शब्दावली वगैरह होती है, रूसी शब्दावली, जैसे रूसी में ट वर्ग नहीं होता है, रूसी में, अंग्रेजी में जैसे त वर्ग नहीं होता है, तो जैसे उसी को कि हम लोग मान लीजिए स्टालिन कह रहे हैं, स्टालिन, अब रूस में अगर वो होता तो वहां उसका नाम स्टालिन होता। जैसे रूस में, अंग्रेजी में इसका नाम स्टालिन करेंगे, रूस में स्टालिन, ट को त कहते हैं। तो यह भाषा संबंधी, तो जैसे ला सोसाइटी लिंग्विस्टिक, ला सोसाइटी से है, सोसाइटी द लिंग्विस्टिक, मतलब ये लिंग्विस्टिक शब्द जो है कि भाषा की एक समिति थी, भाषा विज्ञान की। अब उस समिति ने अपने अधिनियम में निर्देश किया कि भाषा की उत्पत्ति, दो चीजें, कि दो चीजों पर नहीं चर्चा होनी चाहिए। एक तो भाषा की उत्पत्ति पर, एक विश्व भाषा निर्माण पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें बहुत कुछ, यह नियम अनुमान पर आधारित थे। अब उस अनुमान में केवल वाद विवाद होता, हर देश वाले अपने भाषा से उस भाषा की प्राचीनता को सिद्ध करते हैं। तो ये चीज़ें, ये नियम, ये उत्पत्ति के सिद्धांत आज भी अनिर्णय की स्थिति में है। लेकिन जो भी सामान्य सिद्धांत दिए गए हैं उसी की हम लोग चर्चा करेंगे कि यहाँ भाषा की उत्पत्ति के लिए जैसे दो चीज़ें हैं कि यह तो सब जानते थे कि भाई मनुष्य की कोई न कोई भाषा रही होगी, क्योंकि जब सब प्राणियों की है तो या तो आप ऐसे इसको देखिए, जो भाषा की उत्पत्ति के लिए जो दो अनिवार्य बातें थी, कि उसमें पहली बात हो सकती है कि जो वाग यंत्र है, वाक धन यंत्र, क का ग हो जाएगा, चूंकि जस्त संधि से क के बाद अगर कि स्वर है, तीसरा चौथा वर्ण है या अंतस्थ है, तो एक पहला वर्ण अपने वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। वाक यंत्र, वाग यंत्र, कि वाग यंत्र से ध्वनन या वर्णोच्चारण की क्षमता प्राप्त करना। अब इस चीज में कि जो चीज ध्वनित हो रहा है या वर्णों के उच्चारण की जो क्षमता है, तो कुछ न कुछ ध्वनन की प्रक्रिया, भाई चिड़िया भी बोल रही है, शेर भी बोल रहा है, भालू की भी अपनी आवाज़ है, कुत्ते की भी अपनी आवाज़ है। तो यह, हाँ, जो भी वाक यंत्र है, जैसे कंठताल, जिह्वा, दंत, ओष्ठ वगैरह, यही है वाक यंत्र, वाणी के यंत्र। अब इतना जरूर है कि जो मनुष्य में जो स्पष्ट प्रोनाउंसिएशन, यद्यपि अन्य जानवर बोलते जल्दी हैं, मनुष्य में बल्कि मनुष्य को थोड़ा समय अधिक लगता है, लेकिन मनुष्य का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट होता है। लेकिन अब ये क्षमता सभी प्राणियों में पाई जाती है। अब दूसरी बात वही है कि उच्चरित ध्वनि का, जो भी हम ध्वनि उच्चारण कर रहे हैं, उच्चरित ध्वनि का अर्थ के साथ संबंध स्थापित करने का प्रारंभ की, जब हम बोल रहे हैं तो अर्थ के साथ उसका संबंध कैसे, अगर हम कि पुस्तक बोल रहे हैं तो पुस्तक वस्तु के साथ पुस्तक शब्द का संबंध कैसे स्थापित हुआ, इसी पर पूरा जो है चिंतन है, यही जिज्ञासा का विषय है। दूसरी बात, क्योंकि पहली बात यह है कि यह क्षमता सभी प्राणियों में है बोलने की, उस पर कोई शंका नहीं, सब अपनी अपनी भाषा, ठीक है, हम चिड़िया की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं किसी पंछी की, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी भाषा उसकी भी है, हम भले नहीं समझ, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मनुष्य बोल रहा है
तो उसके बोलने से कि शब्द और अर्थ का संबंध कैसे स्थापित हुआ, इस प्रक्रिया पर चर्चा जो है। इसमें विभिन्न सिद्धांत हैं, संकेत सिद्धांत, रणन सिद्धांत, दिव्योत्पत्ति का सिद्धांत, समन्वय सिद्धांत, आवेग सिद्धांत, कई सिद्धांत हैं। उन्हीं 10-12 सिद्धांतों की हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे। यदि जो भी सिद्धांत हैं संक्षेप में उसको लिख दिया गया है कि जैसे पहला जो सिद्धांत है वह दिव्योत्पत्ति का सिद्धांत है। दिव्य धन उत्पत्ति गुण संधि से दिव्योत्पत्ति। अब यहाँ जो मतलब उसकी जो दिव्य उत्पत्ति होती है, अब ये सबसे प्राचीन मत है कि इस मत का कथन है जिस प्रकार परमात्मा ने मानव की सृष्टि की उसी प्रकार मानव के लिए परिष्कृत भाषा भी दी। जिसे मानव बनाया उसी तरह में उसको एक भाषा दिया। इस मत में प्रत्येक कार्य के मूल में दैवी शक्ति की सत्ता मानी जाती है। उस दैवी शक्ति ने ही सृष्टि के प्रारंभ में ही वेदों का ज्ञान दिया जिससे मानव अपना कार्यकलाप चला सका। इस प्रकार संस्कृत भाषा, चूंकि वेदों का ज्ञान दिया सबसे पहले, अब वेदों से पहले कोई भी ज्ञान का स्रोत नहीं है। जैसे वर्तमान में जो है यूनेस्को ने भी ऋग्वेद को विश्व धरोहर में शामिल करते हुए संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना। तो अब वेद अगर सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं तो फिर उसकी मूल भाषा जो है संस्कृत हुई, चूंकि वेद संस्कृत में है तो मूल भाषा के रूप में संस्कृत भाषा के रूप में प्राप्त हुई। वेद, उपनिषद, दर्शन ग्रंथ और स्मृतियों में अनेक प्रमाण इस विषय के पर्याप्त प्राप्त होते हैं कि ईश्वर से ही वेदों की उत्पत्ति हुई। आज भी वेद को अपौरुषेय माना जाता है, जबकि वेद हैं छंदों में। अब छंद का जो रचयिता होगा वो कवि माना जाएगा, तो वेद को पहला काव्य माना जाना चाहिए, लेकिन नहीं, पहला जो काव्य माना जाता है या पहला जो कवि माने जाते हैं तो पहले कवि महर्षि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि माने जाते हैं। इसलिए कि वेद जरूर पहली रचना है, लेकिन वेद किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है। वेद अपौरुषेय माने जाते हैं, लेकिन रामायण किसी व्यक्ति ने लिखा है। वो कौन थे? आदि कवि महर्षि वाल्मीकि थे, इसलिए उनको वाल्मीकि को आदि कवि की संज्ञा दी जाती है। तो दिव्योत्पत्ति में ये माना जाता है कि जैसे मनुष्य का जन्म हुआ वैसे ही कि मनुष्य के क्रियाकलाप के संचालन के लिए वेदों का जन्म हुआ। ईश्वर ने वेदों की रचना किया और वेदों की रचना चूंकि संस्कृत भाषा में थी इसलिए संस्कृत को आदि भाषा माना गया। जिसे ऋग्वेद में देवी वाचम जनयंत देवास्ताम विश्वरूपा पशु वदंती, अर्थात देवी मतलब वाग देवी को देवों ने उत्पन्न किया और उसे सभी प्राणी बोलते हैं, मतलब उसे ही जो है, देखिए जैसे वाग देवी जो हम बोल रहे हैं, वाग देवी यही भाषा है, उसको जो है देवों ने उत्पन्न। वाग देवी के स्थान पर सरस्वती शब्द भी कैसा है कि हम जो बोल रहे हैं वह बोली ही वो ब्रह्म रूप है, इसीलिए कि उसको अक्षर भी कहा जाता है जो कभी नष्ट नहीं होता है। कि अगर हमारे पास वो शक्ति हो तो हम 10 लाख वर्ष पहले की भी कोई शब्द अगर हम बोल दिए तो अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं शब्द विचरण कर रहा है। हम जो बोल रहे हैं वो हमेशा के लिए सतत वो प्रमाण हो गया। इसलिए कहा जाता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम जो बोल दिए तो हमारे मिथ्या तत्व का वो प्रमाण हो गया। वो आदि अनादि वर्षों को कभी क्षर ही नहीं, उसका नाम ही है अक्षर, इसलिए उसको अक्षर कहा, जो कभी नष्ट न हो। अक्षर का मतलब ये नहीं जैसे लोग कहते हैं भाई जैसे क है तो अब क तो जो है विघटित हो गया क और अ में। यहाँ जो अक्षर का मतलब है कि हम अगर क का उच्चारण कर दिए तो ये जीवन भर जो भी हम बोल रहे हैं ध्वनि, ये जीवन भर अंतरिक्ष में विद्यमान रहेगी, आद्योपांत जब तक सृष्टि रहेगी, चाहे वो जितने लाखों वर्ष बीत जाएं। तो यहाँ वाग देवी को देवताओं ने उत्पन्न किया, उसी हम सब बोलते हैं। अब देखिए जैसे अ ई उड़ई ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, शिव के डमरू से उत्पन्न माने जाते हैं। यह भी भाषा की दैवी उत्पत्ति का सूचक है, क्योंकि जिस तरह से जो माहेश्वर सूत्र हैं उसी को आधार बनाकर किलक सिद्धांत कुमुदी आदि सारे ग्रंथ लिखे गए।
अब ये माना जाता है कि इस तरह का मतलब दुर्लभ सूत्र विश्व की किसी भी भाषा में नहीं लिखा गया और व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, इसलिए साक्षात शिव का ही जो है वरदान था। नृत्यावसानु वसाने नटराज राजो, नटराज राज कौन है? शिव हैं। ननाद ढक्का नव पंचवारम, नव पंच बराबर ये 14 सूत्र जो है माहेश्वर सूत्र, तो यह भी जो है प्रकृति प्रदत्त है। ये सारी चीज़ें जो है कि दिव्य उत्पत्ति के संदर्भ में उसकी जो है दिव्य उत्पत्ति होती है। अब इसी संदर्भ में जैसे हम लोग संस्कृत को मानते हैं, तो हर भाषा वाले जो है जो उस दिव्य उत्पत्ति का ही परंपरा, जैसे जैन हैं, अब वो अर्धमागधी को मानते हैं, जो कि उनका धार्मिक साहित्य उसमें अधिक लिखा गया। बौद्ध हैं, बौद्धों का साहित्य जो है पाली में अधिक लिखा गया, इसलिए वो पाली मतलब उसका जो मागधी रूप है उसको वह आदि भाषा मानते हैं। जैसे आदि भाषा सर्वमान्य रूप से संस्कृत है, अगर सर्वमान्य रूप माना जाए तो विश्व के सभी लोग मानते हैं कि यह जो है संस्कृत है। लेकिन विभिन्न धार्मिक कारणों से कि जिसमें धार्मिक साहित्य अधिक लिखा गया वो उसी को मानते हैं। जैसे ईसाई हैं, वहाँ जैसे ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट जो प्राचीन विधान है, प्राचीन विधान को ही ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट की जो भाषा है तो वह हिब्रू भाषा है। अब ये लोग हिब्रू भाषा, इसी को इब्रानी कहते हैं, तो ये इब्रानी को आदि भाषा मानते हैं कि इब्रानी ही उसमें ओल्ड टेस्टामेंट है, वही जो है सबसे पहली भाषा है। जर्मन लोग जर्मन भाषा को जो है, जो जर्मन लोग हैं वह जर्मन भाषा को पहली भाषा मानते हैं। इसी तरह से कि जो भी इस्लाम के अनुयायी हैं वह अरबी को पहली भाषा मानते हैं, उसको आदि भाषा मानते हैं। लोगों ने अपने अपने तर्क जो है दिए। एक जर्मन विद्वान थे सुसमिल्स, उनका नाम SUSS यस, इसको या तो हिंदी में ही लिख लीजिए सुसमिल्स। इन्होंने दैवी उत्पत्ति का समर्थन किया, क्योंकि जो भी अनुमान थे जब उनका एक तरह से इन्होंने निरीक्षण किया, देखा जो है, तो यही निकाला कि भाषा मानवकृत नहीं है, कि मनुष्य भाषा की रचना नहीं कर सकता, अभी तो परमात्मा से साक्षात उपहार रूप में मनुष्य को प्राप्त हुई है। इनका स्टेटमेंट था, मैं पढ़ दे रहा हूं कि लैंग्वेज कुड नॉट हैव बीन इन्वेंटेड बाय मैन, लैंग्वेज कुड नॉट हैव बीन इन्वेंटेड बाय मैन बट वाज अ डायरेक्ट गिफ्ट फ्रॉम गॉड। यह साक्षात जो है ईश्वर द्वारा प्रदान गिफ्ट है, उपहार है। लोगों ने समर्थन किया। लेकिन अब जैसे प्रश्न उठता है कि अगर इसकी समीक्षा किया जाए तो ये देखा जाएगा कि अगर कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती तो सृष्टि में फिर भाषा भेद न होता, फिर सृष्टि की एक भाषा होती। और फिर अगर वो संसार को प्रदान करता तो फिर जो मनुष्य की भाषा होती वही पशु पक्षियों की होती, वही सभी प्राणियों को होती। दूसरा, जैसे कि एक जर्मन विद्वान हर्डर हैं, हर्डर जो है 18वीं सदी के विचारक हैं। इनका एक निबंध है ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। LANGUAGE, यही लैंग्वेज की स्पेलिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप सब देख लीजिएगा अगर स्पेलिंग में किसी त्रुटि होगी तो।
ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज जो है 1772 में आता है, पुरस्कृत निबंध है। इसमें इन्होंने इस दैवी सिद्धांत का दृढ़ता से खंडन किया। हर्डर ने, जैसे सुस्मित ने समर्थन किया, लेकिन हर्डर ने जो है इसका खंडन किया कि अगर भाषा ईश्वरकृत होती तो फिर अधिक सुव्यवस्थित और तर्क संगत होती। भाई अगर ईश्वर जो है बनाता तो वह आप देखते हैं कि किस तरह से इतनी संरचना है, उसके पास कितने सांचे हैं, संसार में जितने अरबों लोगों को बनाया, लेकिन सारे अंग हैं, जैसे नाक, कान, आँख, गला वही है, लेकिन सब भिन्न भिन्न है अपने आप में। कितने सांचे उसके पास हैं और कितना सुव्यवस्थित। आप ये समझिए कि अगर ये जैसे मूछ है, दाढ़ी है, कि अगर यहाँ के बजाय माथ में आ जाता, नाक में आ जाता इतनी तेजी से, कान में इतना इस रूप में आ जाता, बाल सर के बजाय मुंह में आ जाते, क्या स्थिति होती। लेकिन वह कि नाक है, कान है, गला है, मुख के अंदर के जो भी अवयव हैं, कितनी सुव्यवस्थित उसकी संरचना है। अगर भाषा भी मानवकृत, ईश्वरकृत होती तो बहुत ही सुव्यवस्थित होती। लॉजिकल मतलब जैसे तर्क संगत होती, जबकि ऐसा नहीं है। संसार की अधिकतम भाषाएं जो है अव्यवस्थित हैं, अव्यवस्थित और त्रुटिपूर्ण हैं। अधिकांश जो भी भाषाएं हैं, तो इसलिए ये हर्डर ने माना नहीं, यह ईश्वरकृत भाषा नहीं है। हाँ, एक चीज सब लोग मानते हैं कि भाषा की उत्पत्ति ईश्वरीय या दैवीय हो या न हो, लेकिन सार्थक और स्पष्ट उच्चारण के योग्य ध्वनि यंत्र और उसको संचालित करने वाली जो बुद्धि है वह जरूर ईश्वरीय है। कि साक्षात जो ध्वनि योग्य यंत्र हैं, कंठ है, तालव्य है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, और उसको संचालित करने वाली जो बुद्धि है, ये जरूर ईश्वरीय है। अगर ये मानवकृत होती, मानव निर्मित होती, तो फिर सब बड़े लोग पैसा देकर वह बुद्धि खरीद लेते हैं। लेकिन नहीं, वह नैसर्गिक है, वह जरूर ईश्वरीय है, वो है, भाषा हो या न। अब संक्षेप में हम लोग आते हैं संकेत सिद्धांत पर। विभिन्न सिद्धांत हैं, समझने की थोड़ा कोशिश करिएगा, जरूरी जहां लगे एक लाइन आप लिख सकते हैं। हम लोग हो सकता है कि इसमें चूंकि विभिन्न स्टेट के लोग जुड़े हुए हैं, हर स्टेट में भाषा विज्ञान के संदर्भ में किसी में एक आध टॉपिक हैं, किसी में कोई एक आध टॉपिक कम है, लेकिन जो क्लास आपको पढ़ाई जाएगी कि आप चाहे राजस्थान परीक्षा दीजिए, उत्तराखंड दीजिए, छत्तीसगढ़ दीजिए, झारखंड दीजिए, लेकिन भाषा विज्ञान से प्रश्न नहीं छूटेंगे। कुछ टॉपिक जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के जो छात्र हैं, तो उनके लिए जो है अलग से बता दिए जाएंगे, जैसे ध्वनिग्राम है, ग्रेम नियम है, रूपिम है, स्वनिम है, जो कि सामान्य रूप से जैसे जो टीजीटी पीजीटी स्तर की चर्चा है। मैं स्पष्ट पहले ही बता दिया हूँ कि इंटर कॉलेज जो है, जो 10वीं और 12वीं तक के जो भी टीचर होते हैं, तो वह बैच और एक जैसे यूजीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बैच है, तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर में थोड़ा सा जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी भाषा विज्ञान की, वह अलग से दे दी जाएंगी, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ा सा टीजीटी पीजीटी वालों के लिए अधिक हार्ड मालूम पड़ेंगी, एक भार मालूम पड़ेगा, जिन्हें केवल टीजीटी देना है या पीजीटी देना है। कुछ पार्ट हैं वह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशल पढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन अब ये सब सामान्य नियम है, कई परीक्षाओं में इस तरह की चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। तो जो संकेत सिद्धांत है, अब इस सिद्धांत को निर्णयवाद, निर्णय सिद्धांत, स्वीकारवाद, कि अगर वहाँ संकेत सिद्धांत आप रटे वहाँ निर्णयवाद आ गया तो आप कंफ्यूजन में न रहें, इस नाम से पुकारा जाता है। इस मत के प्रवर्तक 18वीं सदी के प्रसिद्ध विचारक रूसो हैं, कि इस सिद्धांत का प्रवर्तन रूसो ने किया। अब देखिए, रूसो यही है, अंग्रेजी में कई शब्दावली जैसे हिंदी में हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं, अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। जब रूसो की स्पेलिंग ROUSSEAU
कि सामान्य रूप से आप अनुवाद करके या उस वर्ण के आधार पर उसको नहीं पढ़ सकते हैं। इसके प्रवर्तक का अभिप्राय है कि प्रारंभ में मनुष्य पशुओं आदि के तुल्य सिर हिलाना आदि आंगिक संकेतों से अभिप्राय स्पष्ट करता था। आंगिक संकेत जो कायिक संकेत होते हैं, किंतु बाद में कठिनाई होने पर उन्होंने एक सभा की। जैसे कि पहले तो उसका काम, मान लीजिए कि आज भी वो बहुत आंगिक संकेत होते हैं कि जैसे कोई अगर पूछे क्या आप लखनऊ चलेंगे, क्या है आंगिक संकेत। दिल्ली चलेंगे, किसी छोटे बच्चे से स्कूल जाओगे, मेला चलोगे, अब ये क्या है आंगिक संकेत है। या आप किसी को ऐसे बुला लेते हैं, ऐसे बुला लेते हैं, आंगिक संकेत है। आप चिढ़ाने के लिए नाक से इशारा कर सकते हैं, मुंह से इशारा कर सकते हैं, जैसे ऐसे बच्चों, अब ये क्या है आंगिक चिढ़ाना है, किसी को इशारा कर सकते हैं। भाई लक्ष्मण परशुराम को चिढ़ा ही रहे थे विभिन्न आंगिक संकेतों के माध्यम से, वाणी के साथ साथ विभिन्न आंगिक संकेतों से चिढ़ा रहे थे। आप कि नाक सिकोड़ना, मुंह फुलाना, कि जैसे आप देखते हैं कैकेयी को भवन में जाती है तो वह उसके लिए स्पेशल भवन बना था। जिसे पहले मकान अगर 10 कमरे का मकान बनता था तो एक भवन महाराजाओं के यहाँ जो है कोप भवन बनता था, जहां महिलाएं नाराज होकर चली जाती थी, फिर राजा मनाने जाते थे। अब आप सब कोप भवन बनवाते नहीं हैं, अगर जब क्षमता रहे तो एक भवन कोप भवन बनवा लीजिएगा। तो भला जैसे 10 कमरे हैं तो एक भवन कोप भवन रहेगा, तो कम से कम 9 तो सुरक्षित रहेंगे, और नहीं तो 10 भवन कोप भवन हो जाएंगे। इस चीज को आप मान कर रहिएगा। मतलब वहां कैकेयी जैसी महारानी भी हो, दशरथ जैसा चक्रवर्ती सम्राट भी हो, तब भी कि यह एक सामान्य प्रकृति है कि उन्हें कोप भवन में जाना होता है। अब वहां जैसे मुंह फुलाना, अभी गुस्सा, ये है आंगिक संकेत, सामान्य हाव भाव स्पष्ट हो जाते थे। लेकिन कालांतर में जब गूढ़ विचारों की जो है जरूरत पड़ी, तो बाद में कठिनाई उपस्थित होने पर उन्होंने एक सभा की और सामाजिक समझौते के आधार पर कि उसने विभिन्न भावों, विचारों, पदार्थों के लिए विभिन्न ध्वन्यात्मक संकेत निश्चित कर लिए। इस समझौते से ध्वन्यात्मक संकेतों की उत्पत्ति हुई और उससे भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। कि सामान्य रूप में आंगिक संकेतों से काम चलता था, लेकिन जैसे सभ्यता बढ़ी तब उस केवल आंगिक हाव भाव से, कि भाई आज भी हम अगर तमिलनाडु चले गए, नहीं समझ पा रहे हैं, हम इशारा करके कोई चीज़ हम मांग लेते हैं। या जैसे आप देखते हैं बड़े लोग आज भी पहुँचते इशारा कर दिए, पानी पीना है, जो है खाना का इशारा कर दिए, कुछ मिलेगा। तो लेकिन जब बाद में इसमें कठिनाई आने लगी, क्योंकि सारे गूढ़ विचार आंगिक संकेत से स्पष्ट नहीं। एक वहाँ की सभा हुई, मीटिंग हुई, उसमें समझौता किया गया कि इस ध्वनि के लिए ये शब्द रखे जाएंगे। तो जो ध्वन्यात्मक संकेत थे कि जैसे इसके लिए पुस्तक शब्द होगा, इसके लिए पैर शब्द होगा, इसके लिए हाथ शब्द होगा। भाई पहले तो दिखा करके हाथ है, आज भी बच्चों को जैसे मारना होता दिखा देते हैं। वह परंपरा में वो सारे चिन्ह जो है हाव भाव आज तक आ रहे हैं। लेकिन बाद में हर चीज के लिए कि एक शब्द निश्चित किया गया होगा। इसी से मिलता जुलता भामह ने काव्यालंकार में प्रस्तुत किया कि काव्यालंकार, काव्य प्रकाश किसका है? मम्मट। साहित्य दर्पण विश्वनाथ। काव्यालंकार भामह और रुद्रट का भी है काव्यालंकार, दोनों अलंकारवादी आचार्य हैं। लेकिन अगर रुद्रट भामह दोनों है तो आप भामह लगाइएगा, पहले का यही ग्रंथ है, यही प्रौढ़ ग्रंथ है। तो जैसे ये लिखते इयंत ईदृशा वर्णा दृगाभिधायिनः व्यवहाराय लोकस्य प्रागित्यम समयः कृतः। काव्यालंकार में सृष्टि के प्रारंभ में लोक व्यवहार के लिए यह निर्णय किया गया, इसको निर्णय सिद्धांत भी संज्ञा सिद्धांत कहते हैं। निर्णय किया गया कि इतने वर्ण इस क्रम से रखे जाने पर इस प्रकार के अर्थों का बोध कराएंगे। कि अगर वहाँ कि जैसे पुस्तक है, अगर इस तरह के वर्ण हैं, त के बाद फिर क आया, तो फिर इससे कि पढ़ने वाले जो है एक वस्तु का जो है किताब का, एक पुस्तक का बोध होगा। तो अब इस तरह से
अब लेकिन जैसे यहाँ भी प्रश्न उठता है कि भाई संकेत सिद्धांत पहले हाव भाव से चल रहा था, हाव भाव से सारी गूढ़ चीज़ें व्यक्त नहीं की जा सकती। अब उसके लिए सभा हुई, मीटिंग हुई, समझौता हुआ, तब कि विभिन्न विचारों के लिए, विभिन्न भाव के लिए, विभिन्न संकल्पना के लिए शब्द निश्चित किए गए, ध्वनि चिन्ह मतलब शब्द निश्चित किए गए। अब ये सारी चीज हो गई इस आधार पर जो है। लेकिन अब जिससे प्रश्न उठता है, जिसे आप इसकी भी समीक्षा मान लीजिए करिए, तो जैसे जो पहला प्रश्न उठता है कि बिना भाषा के सभा का आयोजन कैसे हुआ। पहला ही प्रश्न, जब भाषा ही नहीं तो सभा आयोजित कैसे हुई। ठीक है, लोग आ गए मान लीजिए किसी तरह से बुलाकर, तो भाषा के बिना विचार विनिमय कैसे, वैचारिक आदान प्रदान कैसे हुआ। जब भाषा थी ही नहीं तो भी फिर किस माध्यम से कि वह चिन्ह रखे गए, वह शब्द रखे गए। तीसरा अर्थ कि जैसे विभिन्न विचार के लिए, भावनाओं के लिए जो ध्वनि चिन्ह निश्चित किए गए हैं, शब्द संकेतों का जो निर्माण किया गया, उसका आधार क्या था। जैसे यहाँ है कि सामाजिक समझौते के आधार पर विभिन्न भावों, विचारों तथा पदार्थों के लिए ध्वन्यात्मक संकेत कि जो भी शब्द संकेत निश्चित किए गए, फिर उनका कि आधार क्या था, किस आधार पर शब्द निश्चित किए गए। लेकिन कंक्लूजन में आप ये समझिए, जैसे प्रश्न उठता है कि भाई जब भाषा के बिना इतना बड़ा आयोजन, इतने महत्वपूर्ण चीज पर आयोजन हो गया कि वहां पर शब्द संकेत, ध्वन्यात्मक संकेतों की शब्द निर्माण की जब सामाजिक संपुष्टि, सामाजिक समझौता हो सकता है बिना भाषा के, तो फिर भाषा की आवश्यकता क्या रह जाती है। तो ये सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर इस संकेत सिद्धांत में नहीं मिलता। आप बस इतना समझिएगा कि संकेत सिद्धांत, इसको निर्णयवाद, क्योंकि उस सभा में उसका निर्णय होता है, स्वीकारवाद आदि जो है, रूसो इसके प्रवर्तक थे। पहले संकेतों से, हाव भाव से काम चलता था, बाद में जब गूढ़ विचारों में कठिनाई होने लगी तब एक अभी जो है मीटिंग की गई, सभा की गई और विभिन्न जो है भाव विचारों के लिए शब्द संकेत निश्चित किए गए। लेकिन अब यह भी कि इससे किसी विशेष शंका का समाधान नहीं हो पाता। आगे है रणन सिद्धांत। रणन क्या है कि जैसे दो चीजों का आप आपस मिलाइए, टकराइए, कि अगर ईंट पर ईंट पटक दीजिए तो जो ध्वनि होगी, जो झंकार होगी, जो ध्वनि होगी, मतलब जो गूंज होगी, जो नाद होगा, वही है रणन सिद्धांत। इसी को डिंग डांग थ्योरी कहते हैं। इन चीज़ों का अध्ययन जो है कि भाषा विज्ञान के अलावा जो है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान, सोशियोलॉजी में भी होता है, दर्शन में भी होता है भाषा का संदर्भ विचार, कि मनुष्य की उत्पत्ति ओरिजिन से लेकर के, क्योंकि भाषा का जुड़ाव मनुष्य के प्रारंभिक स्तर के जुड़ाव से जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत को धातु सिद्धांत भी कहा जाता है, जो विभिन्न धातुओं, 4-5 धातुओं का निर्माण होता है। पहले अनुरणन सिद्धांत के रणन के पहले जब अनु लग गया तो अनु जो है कि यह कि जैसे कुछ उपसर्ग होते हैं सीधे उल्टा कर देते हैं, जैसे कुल है तो अनुकूल और प्रतिकूल तो प्रति उल्टा कर देगा, लेकिन यह इससे समन्वित है। तो इसी को रणन, अनुरणन, धातु सिद्धांत, अनुरणन मूलकता, अनुरणात्मक, अनुकरण, डिंग डांगवाद, इसी को कहते हैं। ये सब इसके नाम हैं। इसके मत के मूल प्रवर्तक प्लेटो थे। बाद में जर्मन विद्वान हेज, HEYES, हेज ने बढ़ाया इसे, और मैक्स मूलर ने इसे व्यवस्थित रूप दिया। इस मत के अनुसार शब्द और अर्थ में एक रहस्यात्मक स्वाभाविक संबंध है। रहस्यात्मक स्वाभाविक संबंध, ये शब्द अर्थ रहस्यात्मक रूप से जुड़े, इनका स्वाभाविक संबंध है, जबकि इनका स्वाभाविक संबंध नहीं है। इनका जो संबंध है कि यह यादृच्छिक संबंध है। जैसे कि अगर
मान लीजिए लिखने वाली वस्तु को कलम कहते हैं, कलम के बजाय अन्य भी इसका नाम दिया गया होता तो कोई फर्क न पड़ता, फिर हम उसी नाम से इस वस्तु को जानते। तो इसका शब्द से और उस वस्तु का स्वाभाविक अर्थ का स्वाभाविक संबंध नहीं होता है। लेकिन इसमें जो है अनुरणन सिद्धांत में स्वाभाविक संबंध मानते हैं। इस मत का कथन है कि प्रकृति में एक सामान्य नियम है कि किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो, लोहा, लकड़ी, पत्थर आदि पर चोट करने से एक विशेष ध्वनि या झंकार होती है। यह विशेष ध्वनि उसकी विशेषता है कि हम किसी वस्तु में, कोई वस्तु जैसे हम पटकते हैं तो एक ध्वनि होती है और यह ध्वनि ही उसकी विशेषता है। इसी को अनुरणन मतलब झंकार, झंकृत नाद के आधार पर इस ध्वनि की उत्पत्ति होती है। अब देखिए इस ध्वनि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संदर्भ में ये लोग कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में बाह्य वस्तु के संपर्क में आने पर मानव मस्तिष्क में झंकार हुई। उन ध्वनियों का अनुकरण करते हुए लगभग 400 से 500, ये पूछा, मान लीजिए अगर पूछा जाता है अनुरणन सिद्धांत में कितनी मूल धातुएं हैं, तो 400 से 500 के बीच मूल धातुओं का निर्माण कर लिया। कुछ कामचलाऊ धातु बनने के बाद मनुष्य में नए नए धातु बनाने वाली सहज शक्ति नष्ट हो गई। जब 400-500 धातुएं बन गई तो वह जो नए धातु बनाने की जो सामान्य शक्ति थी व्यक्ति की, वह नष्ट हो गई। तत्पश्चात उन्हीं मूल धातुओं से नए नए शब्द बनाकर काम चलने लगा। कि जैसे कि अगर जाना शब्द है, अब वो जा शब्द है, मूल धातु हुई, तो जा से जाना, जाइए, जाओ, मतलब जैसे मूल शब्द है गम, ये धातु है। अब इसके रूप चाहे गच्छति हो, गच्छत हो, गच्छताम हो, गच्छेयु हो, मतलब इस तरह कि जब व्यक्ति ने कि 400-500 मूल धातु, मूल शब्दों का निर्माण कर लिया, बाह्य वस्तु के संपर्क में आकर के मानव मस्तिष्क में जो झंकृत हुई, ध्वनि हुई, तो उसके बाद व्यक्ति की सहज शक्ति, जो नए धातु बनाने की सहज शक्ति थी, वह अपने आप नष्ट हो गई और उन्हीं मूल धातुओं से नए नए शब्द बनाकर काम चलाने लगा। यही है रणन सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में भी इतना दोष था कि जैसे रणन सिद्धांत मैक्स मूलर ने उसको व्यवस्थित रूप दिया, बाद में खुद मैक्स मूलर ने ही उस सिद्धांत को छोड़ दिया। इसको जैसे डिंग डांग थ्योरी करते हैं, क्योंकि डिंग डांग जैसे घंटे की जो झंकार होती है, घंटे की जो आवाज होती है, उसी को डिंग डांग नाम दे दिया गया। इसमें जैसे 400 से 500 जो मूल धातुएं हैं, तो फिर प्रश्न उठता है कि भाई इतनी ही धातुएं, भाई अगर इसकी आप समीक्षा करिए तो 400-500 ही क्यों हुई, अधिक 4-5 हज़ार क्यों नहीं हो सकती थी, इतने मूल शब्द जो है क्यों स्वीकार किए। यदि कि 400-500 धातुएं, इसलिए इसको धातु सिद्धांत भी कहा जाता है। यही काम है कि इसी कारण जो है इसको धातु सिद्धांत कहते हैं। लेकिन इतनी ही धातुएं क्यों हुई। फिर जैसे अगर कि कोई भी आवाज होती है तो जो व्यक्ति के मन में झंकृति होती है, तो वह झंकृतियां सबके मन में भिन्न भिन्न हो सकती हैं, पृथक झंकृत हो सकती हैं, एक वस्तु के अनेक नाम पढ़ सकते हैं। भाई उसी को कि कोई इस तरह से वह गेट खटखटा रहा है, कोई गेट थपथपा फटफटा रहा है, तो अब कि जो ध्वनि है उसका कोई फिक्स एग्जैक्ट स्वरूप नहीं है। फिर जैसे रहस्यात्मक स्वाभाविक संबंध मानता है, जबकि शब्द और अर्थ का रहस्यात्मक स्वाभाविक संबंध नहीं होता है। यह संबंध कि एक सांकेतिक संबंध होता है, कि सांकेतिक संबंध का आशय कि जैसे हम इस वस्तु को मान लीजिए जिसे बाटल कह रहे हैं, अगर बाटल के बजाय इसका हम अन्य नाम भी देते, या अन्य भाषाओं में अन्य नाम से इसे स्वीकार किया जा रहा है, हम इसको कोई भी नाम देते कोई फर्क, फिर हम उसी नाम से इसकी पहचान करते हैं। तो यह सांकेतिक, जैसे मान लीजिए कि अगर कुबेर किसी का नाम है, तो कुबेर जो है जैसे उसका आशय एक सामान्य रूप से जैसे अगर कहें वो तो बिल्कुल कुबेर है, तो बहुत धनी व्यक्ति से होता है।
लेकिन हो सकता है किसी भिक्षुक का भी नाम कुबेर हो, तो उस भिक्षुक को लोग जो है कुबेर नाम से ही पूरे गांव के लोग जानते हैं। तो यह एक सांकेतिक संबंध है, न कि कुबेर के गुण उसमें आ जाएंगे। अब जैसे 400-500 अगर वो धातु निर्मित कर लिया तो फिर बाद में वो शक्ति कैसे उसकी नष्ट हो गई भाई? प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि इसका कोई स्पष्ट कारण रणन सिद्धांत वाले नहीं दे पाते हैं। और दूसरी चीज सबसे जैसे अंतिम में आप ये देखिए कि ये सिद्धांत भाषा को पूर्ण मानते हैं, जबकि भाषा कभी भी पूर्ण होती ही नहीं है। भाषा हमेशा अपूर्ण होती है। कि जो अंग्रेजी का 400 साल पहले जो रूप था वह आज उससे काफ़ी भिन्न रूप है। हिंदी जो कि 300 साल पहले हिंदी थी, 400 साल पहले थी, 500-800 साल पहले थी, तो जो सरहपा की हिंदी थी, अमीर खुसरो की जो हिंदी थी, जो कबीर की हिंदी थी, जो भारतेंदु की हिंदी थी, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी थी, वह आज की हिंदी मतलब दिनों दिन परिवर्तन होता चला आ रहा है। और आज जरूर नहीं कि आज जो चीज़ें पूर्ण हैं, नए नए शब्दावलियाँ, नए नए नियम आएंगे। कि भाषा कभी भी पूर्ण नहीं होती। तो इसके सिद्धांतों का खंडन होता है भाई केवल ध्वन्यात्मक किस तरह से संकेत, जैसे जो ध्वनि होती है खटखटाना, फटफटाना, ये सारी चीज़ें जो है झनझनाना, तो यह मतलब 1% से भी कम शब्दावली इस तरह की होती है कि जो झंकार के द्वारा नाद के आधार पर, गूंज के आधार पर दो वस्तुओं के टकराने से जिस तरह की ध्वनि होती है, तो 1% से कम ही शब्दावली है। तो इससे भी भाषा संबंधी मतलब कोई निश्चित जो है परिणाम नहीं मिलता कैसे जो है भाषा की उत्पत्ति होती है। यह भी है ध्वन्यानुकरण सिद्धांत, ध्वनि का अनुकरण। देखिए वो अनुरणन था, नाद गूंज, ये है अनुकरण सिद्धांत। इसी को ध्वन्यात्मकानुकरण, ध्वन्यानुकरण, ध्वनि धन अनुकरण। जब आप जैसे ध्वनि लिखिए और अनुकरण लिखिए तो यण संधि में ई का य हो जाएगा, ये अय में जुड़ेगा, यह पूरा हो जाएगा। जैसे न से जो ई है तो इस ई का यह हो जाएगा, ये अय में जुड़ेगा तो यह पूरा हो जाएगा। न आधा बचेगा ई हट जाने पर, ये न आधा इसमें जुड़ जाएगा। शेष आगे पीछे वर्ण आप इसी तरह से उतार लेंगे तो ध्वन्यानुकरण शब्द बनेगा यण संधि से। इसी को अनुकरण मूलकतावाद, शब्दानुकरणवाद, भूवाद आदि कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे ओनोमोटोपोइक थ्योरी कहते हैं। ध्वन्यानुकरण को इकोइक थ्योरी भी कहते हैं, चूंकि इकोइक प्रतिध्वनि पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत को मानने वालों में व्हिटनी, पाल, हर्डर आदि इस सिद्धांत को मानने वाले में प्रमुख हैं। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने मतलब उन्होंने भी इस सिद्धांत का जैसे समर्थन किया। जैसे आप देखते हैं कि पहले जो है मैक्स मूलर ने रणन सिद्धांत को जो है बढ़ाया, लेकिन बाद में सारे उत्तर इसमें इनको नहीं मिले तो ध्वन्यानुकरण सिद्धांत पर जो है चर्चा किया। अब इसका हास परिहास में जो है उपहासास्त्र में मतलब हास परिहास, इसका नाम वाव वाव शब्द जो है मनोरंजनार्थ, जैसे कुत्ते की बोली का ये सूचक है। तो अब देखिए जो अभी तक हम अनुरणन सिद्धांत पढ़ते थे, इसके पूर्व में अनुरणन पढ़े हैं, तो इस सिद्धांत में यह माना जाता है कि मनुष्य ने जड़ पदार्थों से उत्पन्न ध्वनियों का अनुकरण किया। जैसे पत्थर पर पत्थर पटक दीजिए, जो ध्वनित हुआ उसी के आधार पर खटखटाना, चटचटाना, फटफटाना, इस तरह शब्दावली जो है निर्मित हुई अनुरणन सिद्धांत में। अब अनुकरण सिद्धांत का अभिमत है कि मनुष्य ने जड़ और चेतन, केवल जड़ नहीं,
जड़ चेतन सभी पदार्थों, प्राकृतिक वस्तुओं, पशु पक्षियों आदि की ध्वनियों का अनुकरण करते हुए पहले कुछ शब्द बना लिए। पहले कुछ शब्द कि जैसे केवल जड़ पदार्थ मतलब पत्थर पर पत्थर पटक दीजिए, आप कोई चीज खटखटा दीजिए, केवल वही वो नहीं, इसमें जड़ चेतन सभी पदार्थ, प्रकृति, पशु पक्षियों तक से भी जो आवाज आती है उनका अनुकरण करके इसमें अनुकरण में कि पहले कुछ शब्द बना लिए, फिर उन्हीं शब्दों से अन्य शब्द बनाते हुए भाषा का विकास किया। जैसे आप देखिए कि काव काव करने से आप कौवा को जो है काक, काव काव करता है, संस्कृत इसके लिए काक है, हिंदी में कौवा है। कुकू करते हैं, कुकू से कोयल जो है, झरझर से निर्झर, जो झरझर झरने में धारा बराबर बहती रहती है। पटपट से पटाखा, दर दर की आवाज से दरदूर, दरदूर मतलब मेढक। तो कि कई जानवरों का नाम, पशुओं का नाम, पक्षियों का नाम, कि उसके द्वारा जैसे जो आवाज होती है उससे उसी के अनुकरण पर कि पहले कुछ शब्द बना लिए, फिर उसी से अन्य शब्दों का धीरे धीरे विकास होता गया। यह है अनुकरण सिद्धांत। अनुरणन सिद्धांत में जो इसके आप पूर्व में पढ़े हैं कि केवल उसमें जड़ चीज़ों की चर्चा होती है, कि जड़ चीज़ों से जो आवाज़ होती है उससे भाषा की उत्पत्ति हुई। लेकिन अनुकरण में ऐसा नहीं है। जो ध्वनि अनुकरण है या अनुकरण है तो इसमें जड़ चेतन कोई भी हो सकते हैं, जो भी आवाज़ है उसके अनुकरण पर शब्द बनाए जाते हैं। अब जैसे एक थे प्रोफेसर रेनन, प्रोफेसर रेनन ने इसका खंडन इसलिए किया क्योंकि अगर ध्वनियों के अनुकरण पर हो तो पशु पक्षी जो है भाई, जैसे कोई बच्चा है, आदमी का बच्चा एक रचना है, बच्चा एक किसकी है, एक कृष्णचंद भिक्षु की है। कृष्णचंद भिक्षु जिनकी तैयारी ठीक ठाक होगी, हो सकता है इसको पढ़े हों रचना को या सुने हों। क्योंकि शुरुआती जो जिनकी तैयारी होती, हम लोग भी एक समय ऐसा था कि जब साकेत परिप्रवास कामानी तक में सीमित थे, बाद में फिर जो भी गूढ़ से गूढ़ रचनाएं हैं, यहाँ तक कि जो साल 2 साल 4 साल पूर्व आई हैं उनको भी पढ़ने लगे। सब चीज़ें धीरे धीरे सने सने तैयार हो गई कि सभी बोलियों का नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे कि बोली, भाषा, विभाषा सारी चीज़ें जो हैं व्यक्ति समझने लगा। तो जो कृष्णचंद भिक्षु के शब्द, जो आदमी का बच्चा है, जो शिशु है, उसको बोलने में कि 2 साल 3 साल 4 साल लग जाता है, 5 साल लग जाता है। लेकिन पशु पक्षी जो है तो मतलब वो जल्दी बोलने लगते हैं। जो पशु पक्षियों की जो उनकी आवाज़ अपनी होती है तो तब उनकी भाषा और समृद्ध होनी चाहिए थी। दूसरा चीज़ कि अगर पशु पक्षियों से व्यक्ति सीखा तो मतलब तब आदमी जो है कि उस पशु प्रजाति से भी गिरा गुजरा है, तो एक तरह से मनुष्य का अपमान हुआ। वो इसका खंडन करते हैं प्रोफेसर रेनन। दूसरी की जो ध्वनियों के अनुकरण पर जो शब्दावली होती है तो वह भी 1% से भी कम है। उससे अगर 1%, भाई 10-20% शब्दों का समाधान होता तो ठीक था, लेकिन 1% से भी कम शब्दावली है जो ध्वनियों के अनुकरण पर हो। यह भाषा उत्पत्ति की समस्या का उचित समाधान नहीं हो सकता है। अगला जैसे इसमें शंका है कि अगर ध्वनि के अनुकरण ही आधार होता तो सभी भाषाओं में उन अर्थों के लिए शब्द समान होते हैं। भाई ध्वनियाँ तो सब में समान है। चिड़िया अगर तोता यहाँ जो बोला है वही तोता जो है यूरोप में भी बोलेगा, जो कोयल यहाँ बोल रही है वही अमेरिका में भी बोलेगी, जो कुत्ता यहाँ बोल रहा है वही अफ्रीका में भी कुत्ता वैसे ही बोलेगा। तो फिर अगर ध्वनियों के अनुकरण पर आवाज़ होती, मेढक जैसा यहाँ बोल रहा है वैसे ऑस्ट्रेलिया में भी बोलेगा, तो फिर एक जैसी आवाज़ होनी चाहिए। फिर भिन्न भिन्न इतने भाषा परिवार कैसे हो गए अगर ध्वनियों के अनुकरण पर भाषा बनी? तो
एक है ऑटोजेस्पर्सन जो है, इन्होंने इसको आंशिक मान्यता, जिस्पर्सन, इन्होंने इसको एक आंशिक मान्यता दिया काफी शब्दों के आधार पर। शुरुआती स्थितियों में जो है इसकी भूमिका हो सकती है। अब अगला जो भाषा उत्पत्ति का सिद्धांत है वह है आवेग सिद्धांत। आवेग सिद्धांत, इसी को इंटरजेक्शनल थ्योरी कहते हैं, पोह थ्योरी इसको कहते हैं। हम लोग पढ़ते हैं शब्द ना कि जैसे संबंध बोधक शब्द हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। जैसे 4 अविकारी होते हैं तो क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण को वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब जो है, क्रिया विशेषण, यही 4 अविकारी शब्द हैं। संबंध बोधक प्रीपोजिशन, TION शब्द जो है, समुच्चय बोधक कंजक्शन, एक कंजक्शन हो गया। विस्मयादि बोधक जो शब्द आते हैं, इंटरजेक्शनल वाक्य आते हैं। तो जो इंटरजेक्शनल जो वाक्य होते हैं, ओफ, छी, आह, यही है आवेग। विस्मयादि शब्द ही है कि विस्मय आदि बोधक। विस्मयादि बोधक का अर्थ ही है कि विस्मय आदि बोधक, जिसे अब विस्मय सुखात्मक भी हो सकता है, दुखात्मक भी हो सकता है। कि अगर चाहे वो हानि हो या लाभ हो, अकस्मात कि आपका 50,000 रुपये गिर जाए, तब भी वह हर्ष, विषाद, विस्मय, ये सारे जो विषाद की स्थिति, वह भी विस्मयात्मक में आएगा। तुरंत आप बार बार देखेंगे, जैसे आपका जेब में हाथ जाए, अरे ये मतलब ये क्या हो गया, देखेंगे खाली। आप यहाँ से घूमने गए हैं शिलांग, ईटानगर, मिजोरम, सिक्किम, कहीं भी जो है, शिमला, मंसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल, रानीखेत, कहीं गए हों, फिर कुछ भी आपको सुंदर नहीं लगेगा। रानीखेत में न रानी न राजा, कुछ सुंदर नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए कि आपको 50,000 आपको मिल जाए, यहाँ तक कि बहुत पहले आपको कुछ खो गया हो, अपना ही पैसा मिल जाए, तब ये आपको प्रसन्नता होती है। ये है, यही है आवेग। इस कि मतलब उससे भी शब्द की उत्पत्ति होती है कि यह मनोभावाभिव्यंजकतावाद, मनोभाव के जो अभिव्यंजक होते हैं वही शब्द इसमें होते हैं। ये है आवेग सिद्धांत। इसी सिद्धांत को मनोभावाभिव्यक्तिवाद, मनोभाव अभिव्यक्तिवाद, मनोराग व्यंजक शब्द मूलकतावाद, इसी को अंग्रेजी में पोहवाद आदि नामों से व्यक्त किया जाता है। इस सिद्धांत का कथन है कि आदिकाल में मनुष्य ने अपने हर्ष, शोक, विस्मय, भय, घृणा, क्रोध आदि भावावेश को प्रकट करने वाले शब्दों या ध्वनियों का उच्चारण किया। इन ध्वनियों से ही बाद में भाषा बन गई। इसी से जो है शब्द निकलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हर्ष है तो हर्ष में जो शब्दावली आह, ओह, हाय, मतलब आह नहीं, हाय तो दुखात्मक स्थितियों में, कि जैसे आहा, कोई चीज बहुत अच्छा, आहा, वाह, इस तरह शब्दावली हर्ष में। शोक में ओह, या तो फिर जैसे हाय, हाय रे, इस तरह से जो कहते हैं आह शब्द जो है। तो अब देखिए जैसे शब्द जो है कि अगर आहा है
तो ये सुखात्मक हो जाएगा। ये हा की मात्रा अ में लगा दीजिए, आह हो गया, तो ये दुखात्मक हो जाएगा। तो ये मन के आवेग प्रकट कर रहे हैं। क्रोध में व्यक्ति जो है कि जो शब्दावली निकलती है, घृणा में भी छी, तो जो भी शब्द हो, छी या धत या धिक शब्द, धिकार में यह शब्द जो है, तो जो मनोभावाभिव्यंजक शब्द जो होते हैं, जैसे अंग्रेजी में पूह शब्द, मनोभाव का व्यंजक जो है, जैसे पूह होता है, पीस होता है अंग्रेजी के शब्दावली में, फाई होता है, ओह होता है। यदि हम लोग आज देखा से कि कई शब्द ऐसे प्रयोग उनके भी करने लगते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनने के लिए, तो ये मनोभाव को अब कि जो जैसे विकासवाद के जन्मदाता जो माने जाते हैं, तो उनकी एक पुस्तक है द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, या तो अंग्रेजी में ही लिख दे रहे हैं, द एक्सप्रेशन, EXPRESSION होना चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन शब्द है EMOTION। आप जैसे इमोशंस भी जो है कह सकते हैं। ये जैसे पुस्तक जो उनकी है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, तो इसमें ये कहते हैं कि आवेग ध्वनियों का कारण जो होता है वो शारीरिक होता है, तो शरीर से बहुत कुछ जो है, तो ये भी इसको थोड़ा सा आंशिक मान्यता देते हैं। अब जो प्रश्न उठता है कि आवेग शब्द है, आवेग हो, मनोवेग हो, मन की जो है मनोभाव की अभिव्यक्ति के लिए जो शब्द हो, तो वह उस शब्द से कि केवल आवेगात्मकता प्रकट हो सकती है, सामान्य भावाभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। मतलब उस आवेग से केवल आवेग वाले शब्द प्रकट हो सकते हैं, लेकिन जो सामान्य शब्द हैं उससे प्रकट नहीं होते हैं। और भाषा में सामान्य शब्द की संख्या अधिक है, कि जो आवेग वाले शब्द हैं इनका संबंध मुख्य भाषा से नहीं है। दूसरा चीज कि प्रोफेसर एक बेनफी हैं, BEN बेनफी, FEY, या हिंदी में लिख लीजिए बेनफी। तो प्रोफेसर बेनफी ने जो है कि उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया, आवेग सिद्धांत का। देखिए, खंडन मंडन की प्रवृत्ति अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, अगर 4 विकल्प दे दिया जाए, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, तो क्या जायसी में खंडन मंडन है या प्रेम मार्गी शाखा में है? नहीं है। रामकृष्ण में भी नहीं है, सब अपने मस्त हैं। खंडन मंडन की प्रवृत्ति है ज्ञान मार्गियों में जो है, जैसे निर्गुण में ज्ञान मार्गियों में है कि वह दूसरे का खंडन, अपने का मंडन। मंडन मतलब स्थापित करना, खंडन जैसे मंडन कोई निर्माण करना, अपने का स्थापित करना, अपने को पोषित करना नए सिद्धांत को, खंडन दूसरे का खंडन करना। तो इन्होंने इसका खंडन किया, कहा कि यह जो आवेग सिद्धांत है यह भाषा के उत्पत्ति के संदर्भ में यह तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि जो भी आवेग ध्वनियां होती हैं वह अक्षमता को सूचित करती हैं, असमर्थता को सूचित करती हैं। कि अगर कि हमारे पास उस दुख के लिए अभिव्यक्त करने के लिए जब कोई शब्द नहीं मिलता, तब हम कह देते हैं ओफ ओफ। तो उसके लिए कि शब्द न मिलने से कि ओह शब्द जो है कि हम उस शब्द को व्यक्त नहीं कर सकते हैं कथन में, वाक्य में, तो हम ओह शब्द जो है कह देते हैं कि यह शब्द के मूल शब्द नहीं है ओह। तो उस भाषा जो है कि उस कष्ट को व्यक्त करने के लिए
कि अगर भाषा अक्षम दिख रही है तो हम ओ शब्द से हम काम चला लेते हैं। तो कहा यह मूल शब्द नहीं है, तो जब फिर इनसे कैसे भाषा की उत्पत्ति हो सकती है? जब ये खुद ही मूल शब्द नहीं है तो इनसे भाषा की उत्पत्ति, ये स्वयं कैसे भाषा उत्पन्न कर सकते हैं? तीसरी चीज, जैसे जो आवेग ध्वनियां होती है वो भी सभी भाषाओं में समान नहीं है। जैसे पीड़ा को ही प्रकट करने में कि मान लीजिए जर्मन है तो आओ बोलेंगे, ए यू। फ्रेंच हैं तो जो है आ ही बोलेंगे, ए एच आई लिख दीजिए, आ ही शब्द। अंग्रेज हैं उसी पीड़ा प्रकट करने ओह बोलेंगे। तो यह शब्द भी जैसे सब में जो आवेग की शब्दावली वह भी भिन्न भिन्न है। जैसे आप ये समझिए कि अगर रोना भी आप देखिए, शहर की महिलाएं अलग तरीके की रोएंगी, अब तो खैर रोती ही नहीं लेकिन पहले रोती रही होंगी। टीवी सीरियल वाले अलग तरीके की रोएंगी। गांव में किसी की विदाई होगी तो गांव की महिलाएं मतलब सस्वर फिर रुदन होगा वहां पर, कि इतना उस रुदन में कि माई का नाम लेकर, बाबू का नाम लेकर, भैया का नाम लेकर, बहन का नाम लेकर, भाभी का नाम लेकर, कि जब वो उस राग में हाय मोर बहनी कस कई रहबई शब्द कहेंगी तो इतना राग लेकर कहेंगी, उनका रोना अलग है। तो हाय मेर मोर बाबू, हाय मोर दादा जो भी कहेंगी, तो अब कस के रहबई उसको बहुत ही मतलब एक उसको लिरिक देंगे, एक ध्वनि देंगे, एक आवाज़ देंगे उसको, और बड़ी मधुर ध्वनि की झंकृति होती है। रोती जाएंगी जब तक गांव के बाहर नहीं। बहुत बचपन हम लोगों को थोड़ा थोड़ा, अब तो गांव में भी सब जो है ये नहीं थोड़ा ही रो दें, लेकिन कुछ नहीं जो है अब कोई नहीं रोता होता है। क्योंकि आजकल रोएंगे तो जो रिकॉर्डिंग कर रहा है तो वो थोड़ा सा जो है चेहरे का मेकअप वो महंगा पड़ता है भाई। वहाँ 4,000, 6,000, 10,000, 20,000 दे करके पूरा मेकअप कराए हैं। 2 महीने पहले से चेहरे के मेकअप की तैयारी हो रही है, तो वो सब जो है बिगड़ जाएगा, तो वो रोएगी नहीं, क्योंकि सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट लगे हुए हैं। तो आज नहीं रोते, पहले ज़माने में जो है रोते थे। तो सस्वर तो रोना भी, कि अगर एक अफगानी रोएगा तो ऐ रोएगा, ऐ रोएगा। हिंदुस्तानी जो है कि वो आप जान ही रहे हैं, ओ हो करके जैसे भी जो है मान लीजिए रोए, ए जैसे भी रोए। अंग्रेज ओ बोलेगा, जैसे अंग्रेज जो रोएगा तो अब उसको आप ओ डब्ल्यू लिख लीजिए, ओ जैसे वो रोएगा। तो यह भी भिन्न है। सबसे जो इसकी मूल समस्या है आवेग सिद्धांत के ध्वनियों की, कि जो भावों की व्यंजक ध्वनियों को जैसे इसको लिपिबद्ध करना बहुत कठिन है। जैसे आप बहुत खेद हुए, बहुत शांत हुए, किसी के यहाँ भयानक हादसा हो गया, किसी के यहाँ 24 साल की लड़की के साथ ट्रेजेडी हो गई, आप सुनते हैं, कई बार आप कुछ बोल नहीं, बस इतना करते हैं। अब शब्द शायद आप तक जा रही है आवाज, अब इसको आप अगर कह दिया जाए कि इसको आप लिखिए, जैसे आप अगर हर ध्वनि लिख सकते हैं, अगर क लिख सकते हैं, ख लिख सकते हैं, फिर इसको लिखिए। अब कैसे लिखेंगे, वो तो कह दिया। जिसे हम अगर उसके जो भी है हाव भाव सब लिख रहे हैं, उसके शब्दों को लिख रहे हैं, बीच में वह उस दुख को व्यक्त करने के लिए, तब उसको ना आप च लिख सकते हैं, ना इस तरह से लिख सकते हैं। ये चीज वो कह रहा है उस रोने में। तो काफी ऐसी ध्वनियां हैं जिसके लिए उसको लिपिबद्ध करना कठिन, एग्जैक्ट शब्दावली नहीं है, और यह मूल ध्वनि नहीं है, सहायक है भाव की अभिव्यक्ति। जैसे मनोभाव व्यक्तिवादी, इसलिए भावों की अभिव्यक्ति के लिए ध्वनियां हैं, मन के आवेग को प्रकट करने वाली ध्वनियां हैं। तो इसको मूल शब्द नहीं माना। जहां भाषा असमर्थ हो जाती है तो वहां हम सीधे कह देते हैं
तो हम बहुत शब्दावली ऐसी वहां पर प्रकट कर देते हैं कि ना आप तो एक्यूरेट ओह है, न तो हूं है, न आह है, एक्यूरेट शब्द नहीं लिख सकते हैं। अनेक प्रकार की उस स्थिति में, क्रोध में, प्रेम में, रोने में इस तरह की ध्वनि निकलती है। एग्जैक्ट शब्दावली उसके लिए नहीं है। तो जब ये खुद मूल भाषा नहीं, तो ये मूल भाषा की उत्पत्ति कैसे कर सकती हैं? और फिर इन शब्दों को लिपिबद्ध भी नहीं किया जा सकता, इसलिए कि इसका बेनफी आदि ने इसका विरोध किया। आगे कुछ लोगों ने कहा कि एक सिद्धांत दिया जिसको कि श्रम ध्वनि सिद्धांत कहा गया। अब श्रम ध्वनि सिद्धांत में कि श्रम से, परिश्रम करते समय, मेहनत करते समय जो ध्वनि, जो आवाज निकलती है, कि जैसे अगर आप जब 1 कुंटल का बोरा उठाते हैं तो कुछ ना कुछ आवाज निकलती है। मजदूर वगैरह देखिए जो काम कर रहे हैं, श्रमिक लोग, किसान लोग जो हल भी चला रहे हैं, तो एक आवाज निकलती है। अब उस आवाज से हर श्रमिक वर्ग, कि अगर एक बराबर घन भी, कि अगर घन से वो पत्थर तोड़ रहा है, लकड़ी कोई काम कर रहा है, लौहकार है, तो जो आवाज निकलती है हर श्रमिक अपनी जो है, तो वही धीरे धीरे शब्द के रूप में परिणत हुई। इसका नाम श्रम परिहरण मूलकतावाद। आप श्रम शब्द खोजिएगा, उसमें श्रम पहाड़ मूलकतावाद, इसी को एक शब्द यो हे हो वाद भी कहते हैं। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं न्वारे, NOIRE, न्वारे नामक भाषा शास्त्री हैं। इस सिद्धांत का प्राय है मनुष्य जब शारीरिक परिश्रम करता है उस समय उसके श्वास प्रश्वास बढ़ जाते हैं, मांसपेशियों में ही नहीं अपितु स्वर तंत्री में भी संकोच विस्तार होता है। फलस्वरूप कुछ ध्वनियाँ स्वाभाविक रूप से निकल पड़ती हैं, जैसे कपड़ा धोते समय धोबी हियो हियो शब्द, या छियो छियो शब्द, मल्लाह हैया हैया शब्द, मजदूर भारी सामान हो हूँ शब्द जैसे करता है। तो इस तरह से जो है कि वो कहते हैं कि प्रारंभिक ध्वनियाँ रही होंगी, बाद में धीरे धीरे शब्द का विस्तार हुआ होगा। कैसे ही शब्दों से भाषा की उत्पत्ति होती है। लेकिन अब कि सारी जो भी शब्दावली है, जैसे आवेग सिद्धांत में आप पढ़ते हैं कि जो भी ध्वनियाँ हैं तो उनकी भी संख्या जो है 1% से भी कम है, जो आवेग को, मनोभावों को व्यक्त करने वाली। ये ध्वनियाँ भी कि निरर्थक ध्वनियाँ हैं, कि हो हियो हियो जो भी शब्दावली है, तो इस निरर्थक ध्वनि से सार्थक शब्द की कैसे उत्पत्ति हो सकती है? भाई जो ध्वनि खुद ही निरर्थक है तो फिर उनसे सार्थक शब्द की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? वो संभव नहीं है। इसलिए जो है कि इस सिद्धांत को भी महत्ता नहीं दिया जाता। अब नेक्स्ट सिद्धांत है इंगित सिद्धांत, गेस्चर थ्योरी, इंगित सिद्धांत। इसके प्रस्तावक जो है डॉक्टर राय हैं। अब प्रोफेसर रिचर्ड थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी 1930 के लगभग, अपनी पुस्तक ह्यूमन स्पीच में मौखिक इंगित सिद्धांत, ओरल मतलब मौखिक गेस्चर थ्योरी नाम से इसे प्रस्तुत किया। आइसलैंड की भाषाओं के विद्वान अलेक्जेंडर जोहानसन ने भारोपीय, हिब्रू, चीनी आदि भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर अपनी 3 पुस्तकों में इंगित सिद्धांत की विस्तृत विवेचना किया। डार्विन ने भी 6 असंबद्ध भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इस सिद्धांत की पुष्टि की। इंगित सिद्धांत का कथन है कि मानव ने अपनी आंगिक चेष्टाओं के द्वारा, संकेत द्वारा अनुकरण किया। आप संकेत सिद्धांत भी पढ़े हैं, थोड़ा सा इसमें जो अंतर है उसको हम बता रहे हैं। अनुकरण किया, उससे भाषा बन पड़ी। आंगिक वाणी के द्वारा, आंगिक चेष्टाओं का वाणी के द्वारा, आंगिक चेष्टाओं का वाणी के द्वारा अनुकरण किया, उससे भाषा बनी। जैसे पानी पीने के समय होठों के मिलने से सांस अंदर खींचने पर पा जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई, इसलिए पा का अर्थ पीना हुआ। कि उस जैसे जानवर भी पीते हैं, मनुष्य भी जैसे पानी पीता है, पा से पीना शब्द हुआ। इस प्रकार पीने समय जैसे कि सर शब्द जो है
जो पीता है तो सर से सरब ध्वनि को लेकर के सरबत बना। इस तरह से इन्होंने कई जो है शब्दों की व्युत्पत्ति बनाई कि मनुष्य के कि अपने ही शारीरिक अंगों से, जैसे संकेत सिद्धांत में है कि व्यक्ति विभिन्न शारीरिक हाव भाव से, कि अगर वो पहले ऐसे कर देता था, बुलाने के लिए ऐसे कर देता था, वह नाक से भी विभिन्न संकेत जो है कर लेता है। आप लोग आँख से भी विभिन्न संकेत कर लेते हैं कि जैसे क्या लड़का पैसा निकाल रहा है और काफ़ी, अगर कुछ और गेस्ट लोग हैं वहाँ मौखिक नहीं बोल सकते, आप आँख दिखा सकते हैं। क्रोध में भी आँख दिखाते हैं, कारुणिक चीज़ें भी आँखों से आप व्यक्त कर देते हैं, प्रेम की भाषा भी आँखों से आप बता देते हैं। आँखें ही मिलाती हैं जमाने में दिलों को, अनजान हैं हम तुम अगर अनजान हैं आँखें, सब कुछ भी कहें इससे हकीकत नहीं छुपती, इंसान के सब झूठ की पहचान है आँखें। कि आँखें ही बता देती हैं सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। आप एक्यूरेट देखें, उसके आँखों के हाव भाव से लग जाएगा नहीं वो झूठ बोल रहा है, बनावटी है उसका, आँखों से उसका प्रेम भी प्रकट होगा। तो विभिन्न आंगिक हाव भाव से संकेत सिद्धांत में आप पढ़े हैं कि वह व्यक्त करता था, लेकिन जब गूढ़ विचारों के व्यक्ति लिए कठिनाई होने लगी तो एक सभा जो है स्थापित की गई और उसमें विभिन्न हाव भाव के लिए शब्द निश्चित किए गए, शब्द निर्धारित किए गए। तो यह सारी चीज़ें जो है कि एक सामाजिक समझौता के आधार पर वहाँ शब्द नियत किए गए। लेकिन इंगित सिद्धांत में कि व्यक्ति जो है कि स्वयं के अंगों के द्वारा कि अगर वह पानी पी रहा है, कोई कार्य कर रहा है, तो उससे जो ध्वनि होती है वह यहाँ कि इंगित सिद्धांत में कि कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई सभा नहीं हुआ, सभा में शब्द नहीं निश्चित किए गए, बल्कि कि वह खुद जो है कि अगर शरबत है वो पी रहा है तो जो सर या सरब की जो ध्वनि निकलती उसी से धीरे धीरे शरबत नाम पड़ा। इस तरह की कल्पना जो है इस सिद्धांत में हुई है। लेकिन अब कि अगर इंगित सिद्धांत से होता तो भाई पशु पक्षी भी अगर वो पानी पीते हैं, चहचहाते हैं, मान लीजिए उड़ते हैं, कोई ध्वनि होती है, तब उनकी भी भाषा विकसित हुई होती, उसमें भी भाषा विकास दृष्टिगोचर होता इस सिद्धांत के अनुसार। लेकिन अगर उनकी जो है आंगिक चेष्टाओं से भाषा नहीं विकसित हुई, फिर मनुष्य की कैसे हो गई? तो इससे भी जो है कि कोई निश्चित हल नहीं मिलता है। अब 8वां सिद्धांत जो है संपर्क सिद्धांत, यह अपेक्षाकृत थोड़ा सा उपयोगी है संपर्क सिद्धांत, इसके लोगों ने महत्ता दिया। ये प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जी रेविस थे। रेविस ने क्रियात्मक शोध को, क्रियात्मकता को विशेष महत्व दिया। इस मत का कथन है मनुष्य सामाजिक जीव है, उसमें पारस्परिक संपर्क की प्रवृत्ति जन्म सिद्ध है। पारस्परिक संपर्क, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए वो 2 साल का भी है, वो छोटे बच्चे को देखेगा वो पास जाना है, या किसी मनुष्य को देखेगा तो पास जाएगा। तो यह जो है कि संपर्क की प्रवृत्ति उसकी जन्म सिद्ध है। प्रारंभ में भूख आदि की अभिव्यक्ति के लिए इंगित, मतलब जो चीज इशारे से हो या मौखिक अभिव्यक्ति का सहारा लिया गया होगा, उस समय जो मौखिक ध्वनियाँ निकली उनसे ही धीरे धीरे भाषा बनी। वो कुछ चीज़ इशारे से और कुछ चीज़ जो है मौखिक ध्वनियों के द्वारा जो है, पहले यह संपर्क भाव के स्तर पर रहा होगा। भाव के स्तर पर जैसे कि एक भावाभिव्यक्ति होती है, बच्चे भी उस भाव को, पशु पक्षी भी उस भाव को समझते हैं, यहाँ तक पशु भी उस भाव को समझते हैं कि कौन अधिक प्रेम कर रहा है, कौन कम प्रेम कर रहा है, कौन हमें चारा पानी देता है, कौन उस पशु को प्रताड़ित करता है। वो सारी चीज़ जो है कि पहले जैसे कि जो संपर्क भाव के स्तर पर रहा, बाद में विकास होने पर विचार के स्तर पर हुआ होगा। प्रारंभिक शब्दों का संबंध क्रिया से रहा होगा। यहाँ इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि अगर एक छोटा बच्चा है तो वह जो है माँ शब्द कहा,
2 साल का बच्चा अगर रो रहा है, वो माँ शब्द कहा, तो उस माँ का आशय केवल माँ नहीं कि बल्कि माँ खाना दो, दूध दो, पानी दो, दूध दो, पानी दो, कि अगर माँ को बुला रहा है तो चूंकि पूरा शब्द नहीं कह पा रहा है, वो एक शब्द कह रहा है, लेकिन यह शब्द ही कि वहाँ माँ से आशय कि माँ खाना दो। अगर 2 साल का बच्चा थोड़ा भी बोल पा रहा है, माँ माँ कह रहा है, अम्मा अम्मा कह रहा है, मम्मी कह रहा है, कुछ भी जो बोल पा रहा है, तो उसके एक शब्द में पूरा वाक्य छुपा हुआ है। तो इस सिद्धांत में, संपर्क सिद्धांत में, कि जो संपर्क व्यक्ति की जन्म सिद्ध प्रवृत्ति होती है वह लोगों के पास गया होगा और पहले भाव के स्तर पर हुआ, बाद में विचार के स्तर पर जो है हुआ, और जो भी शब्द निर्माण जो है कि सने सने को जो भी बोला तो उसी में पहले क्रिया समाहित कि वहाँ माँ शब्द कि अगर वो बोल रहा है तो मतलब यह शब्द क्रिया है, बाद धातु है, यह शब्द क्रिया, बाद में यह शब्द जो है इस पूर्ण अर्थ में विस्तृत हुआ, स्पष्ट हुआ कि अगर बच्चा केवल माँ कह रहा है, चूंकि वो एक आध दो शब्द जो भी बोल पा रहा है, तो वह अपनी पूरी बात उसके माध्यम से वो कहना चाह रहा है। रेवेज जो है, प्रोफेसर रेवेज जी, ये जो है बाल मनोवैज्ञानिक थे और जैसे जीव विज्ञान, आदिम प्राणी मनोविज्ञान को समझने वाले थे। ये कथन थोड़ा सा तर्क संगत लगता है, क्योंकि बच्चे पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाते, वो एक शब्द बोलते हैं, लेकिन उसी शब्द में कि उनका पूरा विचार होता है कि अगर उन्हें खाना चाहिए तो पूरा नहीं, वो एक शब्द बोलें, खाना। तो अगर वो खाना बोल पा रहे हैं तो मतलब उसी में उनका पूरा आशय है कि मुझे खाना दो। चूंकि वाक्य के लिए बिना क्रिया के तो वाक्य होगी नहीं, तो क्रिया ही इसमें महत्व है कि कि इसमें पहले क्रिया है, कि प्रारंभिक जो शब्द है उसका संबंध क्रिया से है, तो जो भी शब्द हैं इसमें क्रिया की खाना का से खाना दो, मुझे खाना चाहिए, उसका से है। आगे जैसे यदि यह संपर्क सिद्धांत ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण माना जाता है भाषा की उत्पत्ति में। नेक्स्ट है संगीत सिद्धांत। इसको जो है वो थ्योरी संगीत प्रेम सिद्धांत भी कहते हैं। डार्विन, स्पेंसर, येस्पर्सन कि ये इस सिद्धांत को थोड़ा सा मानते हैं। इस सिद्धांत का कथन है मानव के संगीत से भाषा की उत्पत्ति हुई। आदिम मानव भावुक एवं संगीत प्रिय रहा होगा। भावुक और संगीत प्रिय, उसकी गुनगुनाने की निरर्थक ध्वनियाँ जो निरर्थक रूप में गुनगुना रहा होगा, वो धीरे धीरे वस्तुओं से संबद्ध हो गई और वो सार्थक होगी। जो पहले गुनगुनाता रहा होगा उसका गुनगुनाना ही धीरे धीरे किसी न किसी वस्तु से वह जुड़ती गई और धीरे धीरे वो सार्थक। चूँकि व्यक्ति के गुनगुनाने जैसे जो नहीं भी गा पाता है अपने आगे सब गाते हैं, हम हो आप हो कहीं भी। अब अगर यही कह दीजिए वो गाना आप थोड़ा तेजी सुना दीजिए तो नहीं जो है, या चुपचाप वहाँ से भाग लेंगे, वो नहीं सुना सकते, एक लाइन नहीं गाएंगे, लेकिन अपने आगे गाते हैं। तो जैसे अपने आप में बाथरूम सिंगर भारत में जो है कि बहुतायत, लेकिन उस तरह से नहीं। तो जो गुनगुनाने की प्रवृत्ति है इसमें उसी गुनगुनाने की निरर्थक ध्वनि के ही आधार पर कि धीरे धीरे वो ध्वनियाँ शब्दों से वस्तुओं से जुड़ती गई और धीरे धीरे भाषा के रूप में परिणत होती हैं। लेकिन इस सिद्धांत को भी भाषा विज्ञान में कोई महत्ता विशेष नहीं मिलती है। प्रतीक सिद्धांत अब देखिए कि इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि संयोग से या अन्य किसी सामान्य संबंध से किसी शब्द का किसी अर्थ से संबंध हो जाता है और वह शब्द उस अर्थ का प्रतीक हो जाता है। प्रोफेसर स्वीट ने, हेनरी स्वीट ने प्रारंभिक भाषा में ऐसे शब्दों की संख्या बहुत अधिक मानी है। भाषा विज्ञान में ऐसे शब्दों को नर्सरी शब्द कहते हैं। कहते हैं कि यह जो है सामान्य संयोग से कि एक संयोग ही रहा होगा कि इस वस्तु को हम पेन कहने लगे और फिर धीरे धीरे वह पेन शब्द कि यह
3 जो है अक्षर का जो शब्द है पेन, कि ये संयोग हो सकता है या अन्य कोई सामान्य संबंध हो सकता है, लेकिन यह कोई सार्वभौमिक संबंध नहीं है, एक संयोगात्मक संबंध है। पेन के बजाय इसका दूसरा भी नाम होता है, फिर हम उसी नाम से जानते हैं। तो एक संयोग से इसका जो है संयोगवश इसका पेन नाम हो गया, फिर धीरे धीरे लोग वही नाम उसको कहने लगे। तो ऐसे जो है भाषाओं में सब में एक प्राइमरी शब्द, प्राथमिक शब्द होते हैं। इन्होंने अपना एक प्रतीक शब्द दिया। अब कि जैसे एक छोटा बच्चा ही है, जो प्रतीक शब्द होते हैं, कि मानिए जैसे वो जो भी शब्द कहता है, अगर वो पापा कह रहा है, जैसे वो पापा, मम्मा कह रहा है, मम्मी कह रहा है, मम्मी को फैशन मम्मा लोग जैसे कहते हैं, मामा है। आप एक चीज देखिएगा कि जो भी ओष्ठ वर्ण हैं, ओष्ठ वर्ण हैं, जैसे चाहे वो कंठ हो, तालव्य हो, मूर्धा हो, दंत हो, ओष्ठ हो, कि बच्चा सबसे पहले ओष्ठ वर्ण बोलता है। अब उसके मुंह से पा पा शब्द निकल रहा है, तो अब सामने किसको देखता है कि अगर जैसे पुरुष है तो पिता होगा उस बच्चे का, स्त्री है तो ये माना जाता है कि मम्मी को जो है, तो पापा, मामा, मम्मी, अम्मा जो शब्द हैं कि वह उसकी माता होगी, वह कह रहा होगा। जबकि ऐसा नहीं, वो पापा कि वो ऐसा नहीं, वो अपने पिता को उस पापा ध्वनि उसके मुंह से निकले वो सबको पापा कहेगा। यहाँ तक कि बच्चे जो है 7 साल 8 साल तक एक टॉफी में, एक चॉकलेट में पापा बदल देते हैं, एक बिस्किट, एक पार्ले जी में, छोटा पार्ले में वो पापा बदल देंगे 5 साल 4 साल 3 साल में। तो पापा शब्द उसके मुंह से अनायास निकल रहा है, वह सहज ध्वनि, चूंकि एक प्रकृति है कि ओष्ठ वर्ण वो किसी भी भाषा में हो विश्व में वो पहले निकलते हैं। जैसे इसलिए आप देखिए जो भी संबंध है वो प वर्ग में ही, कि वह जो है प वर्ग में ही सारे संबंधियों के नाम अधिकांश होते हैं। जैसे पापा है, मम्मी है, भाई, प फ ब भ, म इतने में जो है फूफा, फूफी। तो जैसे अधिकांश जो संबंध होते हैं, बहन, प फ ब, तो यह जो है प वर्ग में। मदर अंग्रेजी में जैसे फादर, तो ये शब्द जो है कि जैसे म से फादर, फ से, तो यहां भी प फ ब, तो धीरे पापा, मतलब ये वो पापा बोल रहा है, धीरे धीरे कहने लगी नहीं ये उसी पिताजी को। अब एक संयोग से वह शब्द जो है इससे स्थापित हो गया, मम्मी माता से स्थापित हो गया। धीरे धीरे वो पिता जो है, पापा शब्द ही पिता के लिए रूढ़ पड़ गया। पहले भी जैसे मातृ पितृ भले कठिन शब्द थे, लेकिन भ्रातृ, भगिनी, इस तरह जो शब्दावली थी वह प वर्ग से ही अधिक। तो एक शिशु जो है वह प वर्ग अधिक प्रयोग करता है, तो माना जाता है कि संयोग बस जो है या किसी सामान्य संबंध से, कोई उनका विशेष संबंध नहीं होता, किसी सामान्य रूप से किसी शब्द का किसी अर्थ से संबंध हो जाता है, शब्द का किसी अर्थ से। जैसे यह पापा ध्वनि थी, अब पापा ये शब्द का संबंध जो है इस अर्थ से हो गया, तो फिर धीरे धीरे यह शब्द इस अर्थ में रूढ़ हो जाता है। तो ऐसे ही शब्दों की संख्या जो है बहुत अधिक शब्द हैं हर भाषाओं में। तो इस शब्द को कि प्रोफेसर स्वीट आदि जो है मानते हैं कि प्रतीक सिद्धांत, धीरे धीरे यह जो ध्वनि निकल रही है वह इस रिश्ते का प्रतीक हो गई, कई ध्वनियाँ उस वस्तु की प्रतीक हो जाती है। ऐसे ही शब्द संपदा बढ़ती है और भाषा की निर्मित होती है। अब इसमें भी जो है जैसे स्थूल शब्द बोधक जो भी शब्द हैं, जो स्थूल अर्थ का बोध कराने वाले हैं, तो उससे तो थोड़ा बहुत मान लीजिए इसकी समस्या हल होती है। लेकिन जो सूक्ष्म अर्थ हैं, गूढ़ अर्थ हैं, गंभीर जो व्याख्यात्मक अर्थ हैं, तो उन शब्दों की उत्पत्ति बनाने में यह सिद्धांत, प्रतीक सिद्धांत भी
असमर्थ हैं। जब किसी सिद्धांत से हल नहीं हो रहा था तब हेनरी स्वीट ने कई सिद्धांतों को मिलाकर एक समन्वय सिद्धांत स्थापित किया। हेनरी स्वीट ने, ये भाषा शास्त्री थे, इन्होंने कोई नया सिद्धांत प्रस्तुत करने की अपेक्षा सर्व सिद्धांत संकलन कि सभी सिद्धांतों को संकलित रूप से संकलन को अधिक उपयुक्त समझा। उनका कथन है कि यदि उपर्युक्त सिद्धांतों में से आवश्यक सिद्धांतों को एकत्र कर लिया जाए, जो अभी तक हम लोग सिद्धांत पढ़े अगर उनको एकत्र कर लिया जाए तो भाषा की समस्या बहुत कुछ हल हो जाती है। प्रोफेसर स्वीट के मतानुसार भाषा का प्रारंभ अनुरणात्मक, भावाभिव्यंजक और भावाभिव्यंजक मतलब आवेग शब्द, अनुरणात्मक जो ध्वनि से, नाद से, झंकार से, जिन शब्दों की उत्पत्ति होती है, भावा जो आवेग से जो है, मनोभाव से जिन शब्दों की उत्पत्ति होती है, इंटरजेक्शनल जो शब्द होते हैं, और प्रतीक से कि उस शब्द के, जैसे आप देखिए जो भी हम लोग प्रतीक सिद्धांत जो है सिंबॉलिक थ्योरी, कि वह उसका सिंबल है, जैसे पापा शब्द धीरे धीरे पिताजी का वो सिंबल हो जाता है। तो हेनरी स्वीट ने जो है कि अनुरणात्मक शब्द कि अनुरणात्मक मतलब कि जो झंकार जिन शब्दों से होती है, झंकृत करने वाले जो शब्द हैं, भावाव्यंजक जो आवेग वाले शब्द हैं, और प्रतीक जो सिंबॉलिक शब्द हैं, जिन जो किसी चीज़ के सिंबल, जैसे कि वह शब्द ही उस सिंबल का कार्य करने लगते हैं, इन शब्दों से हुआ। प्रोफेसर स्वीट ने प्रारंभिक शब्दों को 3 भागों में बांटा, अनुकरणात्मक, मनोभावाभिव्यंजक और प्रतीकात्मक। जैसे म्याऊ म्याऊ बिल्ली बिल्ली है, कुक्कू है, कोयल है, घुघू है, इस तरह के शब्द। मनोभावाभिव्यंजक जैसे मनोभाव को व्यक्त करने वाले। प्रतीकात्मक शब्द जो हैं, जो नर्सरी शब्द अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे जस्ट इसके पहले, तो ये 3 भागों में इन्होंने इस शब्द समुदाय को बांटा। आगे जो है उपचार सिद्धांत का भी इन्होंने सहारा लिया, जो उपचार सिद्धांत में कि ज्ञात के आधार पर अज्ञात की व्याख्या होती है। कुल मिलाकर जो इनका सिद्धांत है, समन्वय सिद्धांत, कि जो भी महत्वपूर्ण सिद्धांत थे उनका इन्होंने समन्वित रूप प्रस्तुत किया और उससे समस्या काफ़ी कुछ हल होने लगी। और फिर जैसे कि जहाँ शब्दों की अधिकता है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, तो योग्य तमावशेष जो योग्य होता है, श्रेष्ठ होता है, वही एट लास्ट बचता है। नियमानुसार प्रारंभिक शब्द मतलब बहुत ढेर सारे शब्द थे, असंख्य शब्दों में से योग्यतम शब्द शेष बचते हैं। अर्थात इन्होंने हेनरी स्वीट ने किसी नए सिद्धांत के बजाय उसी पुराने जो भी पहले के सिद्धांत हैं उनका समन्वित रूप प्रस्तुत करके भाषा संबंधी समस्या को हल किया। कई सिद्धांतों की थोड़ी थोड़ी भूमिका है, कोई एक सिद्धांत अपने में सक्षम नहीं है। और यही मत भाषा के संदर्भ में मान्य भी होता है, क्योंकि भाषा का आज तक कोई भी सर्वमान्य रूप उत्पत्ति के संदर्भ में स्पष्ट नहीं है। अब आगे चल करके कि आचार्य भर्तृहरि होते हैं, इन्होंने प्रतिभा सिद्धांत जो है दिया और प्रतिभा को विश्व की आत्मा माना और उसे सर्व सत्य संपन्न माना। वाग्पदीय में लिखते हैं भर्तृहरि, शब्देशे वावश्रिता शक्तिर्विश्वास निबंधनी यनेत्र प्रतिभात्मायम भेद रूप प्रतीयते। आप इसका भाव समझ लीजिए प्रतिभा सिद्धांत का जो इन्होंने लिखा। शब्देशे वास्ता शक्तिर्विश्वास निबंधनी यनेत्र प्रतिभात्मायम भेद रूप प्रतीयते, चाहे आप लिख लीजिए। अर्थात शब्देशे वाश्रिता, शब्दों का से यहाँ मतलब भाषा से है,
शब्दे, शब्द में, शब्दे, जैसे रामे है षष्टमी में पय पर, तो शब्दे स्वे वाश्रिता विश्व, शब्दे स्वे वाश्रिता शक्तिर विश्वस्य, विश्व का की संबंधवाचक, कि शब्द में ही विश्वस्यास्य निबंधनी, विश्व को बांधने की शक्ति है, विश्व को बांधने की शक्ति है। यह नेत्र प्रतिभात्मायम भेद रूप प्रतीयते, कि जो शब्द हैं, शब्द मतलब जो भाषा है, तो वह नेत्र है। प्रतिभात्मायम, प्रतिभात्मायम, और प्रतिभा आत्मा है, आत्मा है। भेद रूप प्रतीयते, यही शब्द, यही भाषा विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। भेद रूप प्रतीयते मतलब यही शब्द या भाषा विभिन्न रूपों में, मतलब भेद मतलब विभिन्नता जो है, विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। यह जो है इनका मत है। ये कहते हैं भाई सबकी अपनी अपनी प्रतिभा होती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं उसका कहीं कोई टीचर नहीं होता, कोई एजुकेटर नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता। वह मनुष्य नहीं, बहुत से मानवेतर प्राणी होते हैं, लेकिन वो सब अपना कार्य प्रकृति में यथावत कर रहे हैं। भाई जैसे बसंत मास है, आप इसको ऐसे समझिए कि अगर वसंत में कोयल है, अब उस तरह से कोयल को बोलने की मधुर ध्वनि कौन दे रहा है, उसकी ट्रेनिंग कौन दे रहा है। गौरैया जैसे आप देखे होंगे गांव में कहीं कहीं, अब तो खैर जो है ये घरेलू पक्षी माने जाते हैं, लेकिन बहुत कम दिखते हैं आज के शोरगुल प्रदूषण इन सब चीज़ों से। तो जो घोंसला है, बया का घोंसला, बया का घोंसला एक रचना है लक्ष्मी नारायण लाल की। तो इसको घोंसला बनाने की शक्ति, उतनी कला की, अच्छे अच्छे इंजीनियर चाह करके भी मतलब उस रोग का घोंसला बनाना और इतना ऊंचे बनाना कि वहां तक बिल्ली न पहुंच पाए, कि इतनी पतली डाल में एक एक तृण को एकत्रित करने के लिए कि हम सब लग जाएं और हाथ से बनाए, नहीं बना सकते थे बारीक यंत्रों से, कि किस तरह से वह जो है, और पानी भी अंदर न जाए, और इतनी ऊंचे पर वह कला कौन देता है, कौन ट्रेनिंग देता है उनको। प्रश्न यह उठता है प्रतिभा है क्या, इसको भर्तृहरि जैसे सिद्ध कर सकते हैं। या तो मान लीजिए जैसे मकड़ी है, क्या हम आप इस तरह से जाला बना सकते हैं? जो जाला बनाती हैं उसकी शक्ति, उसकी प्रतिभा उसमें कैसे आती है, शक्ति उसको कौन देता है? या फिर बंदर को कूदना, गाय मांसाहार जो नहीं करती है, सिंह मांसाहारी होता है, कुत्ता स्वामी भक्त होता है, जैसे पशु पक्षी विभिन्न हैं, उनके बच्चे जल में तैरते हैं, उनके लिए कोई स्विमिंग पूल नहीं है, कोई तैराकी का उनके लिए कोर्स नहीं है, लेकिन बहुत तेजी से तैरते हैं। तो मतलब ये चीज़ सिद्ध करती है कि जो भी पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, सब में अपनी जातीय गुण होते हैं, वंश परंपरागत गुण होते हैं, वो गुण कभी जाते नहीं हैं। ये वंश परंपरागत जो उस तरह के गुण होते हैं कि वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, ये इसीलिए जो है परशुराम ने कर्ण से कहा था, क्योंकि कर्ण जो है कि वहीं सहारा, उससे कर्ण का ही सहारा लेकर के परशुराम विश्राम करने लगे, और सर्प जो है कि बहुत छत विछत जो है कर्ण को कर दिया, लेकिन कर्ण ने देखा गुरुजी की निद्रा भंग होगी,
वो तुरंत परशुराम जो है जब उठे, देखे इस तरह से, उनका गुरुजी आपकी निद्रा भई इसलिए हमने नहीं जगाया। कहा बताओ तुम हो कौन? क्योंकि ब्राह्मण ऐसा नहीं हो सकता है, इतनी जो है इतनी कठोरता, इतनी ये चीजें जो है एक क्षत्रिय बालक में ही हो सकती हैं। तुम हो कौन? अब वहीं से जो है कि देखिए सबके अपने कुछ जातीय गुण होते हैं। हम अपवाद की बात नहीं कर रहे हैं कि वहां जिसे मान लीजिए कि ब्राह्मण क्या है, शिक्षक है। तब शिक्षक था, उस पेशे से जुड़े था, ठीक है हमारा पेशा बदल जाता है, हम धीरे धीरे वो चीज़ें जो है स्नेह स्नेह जो है कुछ 100 वर्षों में धीरे धीरे सीख लेते हैं। वह एक दिन की चीज़ नहीं है, धीरे धीरे वो हमारे नस में वो चीज़ आता है। भाई ब्राह्मण ही सैनिक बने, उनके बच्चे सैनिक बने, उनके बच्चे सैनिक, धीरे धीरे वो चीज़ आ जाएगी। लेकिन सामान्य जो शिक्षक, उसमें सैनिक का गुण नहीं आ सकता। मुश्किल इसलिए है कि हम देख रहे हैं कि एक 18 साल का लड़का है, अब वो पकड़ा गया, वो आतंकवादी है। अब लोग उसको, सेना या फोर्स के लोग कोई भी इस तरह से उसको प्रताड़ित करके पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें तरस आ जाएगा, दया आ जाए, इसको कैसे गोली मारे, 18 साल का लड़का है, सुमार है, नौनिहाल है। लेकिन अगर कि हमारी दया आ गई, हम उसको छोड़ दिए, एक शिक्षक देखता रहेगा, वो देख नहीं पाएगा उस प्रताड़ना को। अब कि अगर इसको छोड़ दिया जाए, इस पर दया कर दिया जाए, तो वो आगे जो है हो सकता है हजारों लोगों को मारे। अब यह हजारों लोगों को मारने का जो अभिशाप है, जो इसके लिए आप उत्तरदायी हैं, वह आपकी दया है। कि वह कि पृथ्वीराज की दया है, जो मोहम्मद गोरी जो है कि बाद में पूरे भारत को इस तरह से लूटा, नहीं तो ये संभव नहीं था। तो वहां पर वह दया जो है, तो आपकी दया नहीं, बल्कि आपने सैकड़ों हजारों लोगों की आपने हत्या कर दिया, वो आपने दया नहीं किया। तो यह कठोरता, ये सारी चीजें जो है जन्मजात प्रकृति प्रदत्त जो है सने से जातिगत स्वभाव में होते हैं। कि अगर हम बसंत जैसे कि कोयल बोल रही है तो ये जातिगत स्वभाव है, गौरैया घोंसला बना रही जातिगत, मकड़ी जाला बना रही जातिगत स्वभाव बने। तो इसी तरह से मनुष्य में भी जातिगत स्वभाव है, यही उसकी प्रतिभा है कि वह जो भाषा बोल रहा है, कि भर्तृहरि ने प्रतिभा सिद्धांत दिया और कहा कि यह उसकी जो है ये चीज प्रमाण करता है, जो भी प्राणी की जो आहार, प्रेम, द्वेष, चलना फिरना, कूदना, ध्वनि आदि जो है, कि यह चीज कि उसका जातीय गुण है, वंश परंपरागत गुण है। यही जो है कि ये चीज जो है प्रत्येक प्राणी जो है कि अपनी विशिष्ट प्रतिभा के कारण ऐसा करता है। सबकी अपनी विशिष्ट प्रतिभा होती है। प्रतिभा है क्या, इसके बारे में कि प्रत्येकम वस्तु प्राप्य भाति भासते इत्यर्थ है कि जो प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करके प्रदीप्त होती है। आप ऐसे समझिए, जो प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करके प्रदीप्त होती है, प्रदीप्त होती है, वही प्रतिभा है। हम लोग जैसे प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास काव्य गुण पढ़ते हैं, काव्य हेतु पढ़ते हैं, तो जो प्रतिभा है, जैसे हम कामायनी पढ़ रहे हैं, 100 लोग मान लीजिए कामायनी पढ़ रहे हैं, अब उनको कामायनी व्याख्या, उस पाठ की व्याख्या, अगर ईड़ा सर्ग पढ़ रहे हैं, श्रद्धा सर्ग पढ़ रहे हैं, चिंता, आशा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, कोई भी सर्ग पढ़ रहे हैं, लेकिन जो उसकी व्याख्या लिखते हैं, पढ़ सब वही रहे, टीचर सबको वही पढ़ा रहा है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं उनकी प्रतिभा अंतर पैदा कर देती है। तो सबकी अपनी कि प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करके प्रदीप्त होती है, जिस चीज को प्राप्त करके वह प्रतिभा स्वयं में प्रदीप्त होती है। फिर हम कामायनी को कि जो टीचर पढ़ाया है उसके साथ साथ हमारी अपनी प्रतिभा उसमें जुड़ जाएगी और हम कुछ न कुछ नवीनता उसमें जो है पैदा कर देते हैं। जैसे आप लोग प्रतिभा में तो काव्य शास्त्र में पढ़ते हैं कि भावेतरी प्रतिभा जो होता है वह प्रतिभा ज्ञान का भाव पक्ष होता है, कार्येतरी प्रतिभा कला पक्ष होता है। ये सब चीज़ें आप काव्य शास्त्र में पढ़ते हैं जो है। एक चीज़ और जो भाषा जैसे प्रारंभिक रूप होता है, जैसे प्रलयावस्था में शब्द शक्ति के बीच जो होते हैं,
तो वह एक तरह से निरुद्ध हो जाते हैं या अव्यक्त हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। हर चीज़ के जो भी प्रलय सृजन की, चूंकि हमारी पहुंच मान लीजिए 2000, 6000, 10,000 साल तक है, लेकिन सृष्टि में कि कितने लाख वर्ष पूर्व की सृष्टि है उसका कोई और छोर नहीं है। कई बार प्रलय सृजन, हजारों बार हुआ कि वह चरम अवस्था पहुंचकर फिर एकदम शून्य पर हो जाती है। तो जैसे आम, वृक्ष, जामुन, रसाल, गूलर सबके बीज होते हैं, उसी में दबे रहते हैं, पुनः एक नए रूप में उनकी सर्जना होती है। उसी तरह से ज्ञान का भी बीज, शब्द सत्य का भी बीज, तो वह निरुद्ध रहता, अव्यक्त रूप में रहता है। धीरे धीरे वह जो है कि जो अव्यक्त रूप में विद्यमान शब्द शक्ति है, तो वह तुरंत जो है अत्यंत सूक्ष्म रूप में प्रकट होती है और धीरे धीरे पनपते हुए व्यक्त रूप में, भाषा के रूप में प्रकट होती है। भाषा संबंधी काफ़ी चीज़ें ऋग्वेद में हैं, क्योंकि उसमें सबसे पहले कि ऋग्वेद में कि भाषा के संदर्भ में जो चीज़ें हैं, भाषा का आविष्कार कैसे हुआ, सर्वप्रथम वस्तुओं के नाम कैसे रखे गए, शब्द स्रोत कैसे जो है एकत्रित हुए, भाषा के स्रोत को विविध रूप में कैसे फैलाया गया, सारी चीज़ें जो है ये उस पर काफ़ी चर्चा है ऋग्वेद में। भर्तृहरि ने उन चीज़ों का भी जिक्र किया है। दूसरी चीज़ इन्होंने जो है, भर्तृहरि ने एक बात किया है, एक चीज़ की जैसे प्रतिभा के साथ जो है एक चीज़ है आवश्यकता, कि आवश्यकता से जब प्रतिभा जुड़ती है, कि इस चीज़ का आपस में, इसको आप ऐसे समझिए कि जब जैसे आवश्यकता है, अब उससे जो है प्रतिभा का जुड़ाव होता है। क्योंकि प्रतिभा तब भी महत्वपूर्ण है, आवश्यकता के साथ साथ भी जो है प्रतिभा की अपनी महत्ता है। जैसे मान लीजिए कि हम नदी में ऐसे जा रहे हैं, तैर नहीं रहे हैं, लेकिन जब हमें आवश्यकता महसूस होती है, पानी अधिक हो गया है, तो हम तैरना शुरू कर देते हैं। अब आवश्यकता क्या है कि नदी में पानी की अधिकता होती है, तो हमें तैरने की, लेकिन अब वह तैरने की प्रतिभा जो है, जैसे कि नदी की पानी अधिकता हुई तो अब आवश्यकता है हमारी तैरना, देखिए अब तैरने की प्रतिभा हमारे में है तो हम पार हो जाएंगे, नहीं प्रतिभा है नहीं पार होंगे। तो प्रतिभा सबकी अलग अलग होती है, सभी प्राणियों की, सभी जीव जंतुओं की, कि उसमें वह प्रतिभा होती है कि वह मकड़ी जाला बना लेती है। प्रतिभा होता है कि वह गौरैया जो है, घोंसला जो है उसका सृजन करते हैं। तो वैसे ही मनुष्य की वह प्रतिभा है कि भाषा कोई आज की चीज़ नहीं है, वह सृष्टि के शुरुआत के साथ वो जुड़ी हुई है। कई बार भाषा जैसे हर चीज़ों का, जैसे कि अगर प्रलय हुआ, अगर सारी चीज़ें नष्ट हुई तो सबके बीज अव्यक्त रूप में सुरक्षित होते हैं, पुनः सृजन के साथ धीरे धीरे वो जो है व्यक्त होने लगते हैं। भर्तृहरि ने बताया कि यही है, सारी चीज़ें रहती हैं, अव्यक्त रूप में रहती हैं, धीरे धीरे वंश, गुण, जाति, स्वभाव कारण धीरे धीरे चीज़ें प्रकट रूप में होने लगती हैं। उसके बीज अपने अंदर रहते हैं और वह कि चाहे कोई जाति हो, कोई जनजाति हो, कोई ट्राइब्स हो, कोई पंथ हो, सबके अपने नैसर्गिक गुण होते हैं और हजारों पीढ़ी दर पीढ़ी उसका कुछ न कुछ आंशिक प्रभाव ही सही, लेकिन वह प्रभाव रहता है कि वहाँ। और ये चीज़ वही प्रतिभा कि भाषा के संदर्भ में भी होती है, मनुष्य जाति में वह प्रतिभा होती है, वो धीरे धीरे कि वह वाणी के रूप में व्यक्त होती है, व्यक्ति बोलने लगता है। तो कुल मिलाकर के आज जो वर्तमान में जो सिद्धांत प्रचलित हैं, चूँकि यहाँ ऋग्वेद में क्या चीज़ें थी उसके बजाय, चूँकि आज की भाषा में जो चीज़ पश्चिमी लोग कहते हैं, और उसी को वह वैश्विक स्तर पर मान्यता देते हैं।
तो समन्वय सिद्धांत को मिलाकर विभिन्न सिद्धांतों का जो समन्वित रूप है उसी की भाषा, उसी से भाषा की सृष्टि होती है। आप संक्षेप में इन सब सिद्धांतों को पढ़ लीजिएगा, पूरा डिटेल नहीं लिखना है, समझना है। हाँ, जैसे समन्वय सिद्धांत है तो अब हेनरी स्वीट जो है प्रवर्तक लिख दीजिएगा। जो अगर 2-4 शब्द महत्वपूर्ण दिख रहा है उसको आप लिख लीजिएगा कि आप उसको एक सामान्य रूप में आप समझ सकें। अब जैसे कुछ चीज़ें हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देंगे तो वो उनके लिए अलग से बता दी जाएगी, जैसे ग्रेम नियम है, धातु नियम है, विभिन्न जो है भाषा संबंधी चीज़ें हैं, रूपिम है, स्वनिम है, ये सारी चीज़ें। लेकिन पहले जो है कि जो एक सामान्य चीज़ें हैं हम लोग उस पर भाषा विज्ञान में चर्चा करते हैं, सीधे हम लोग भाषा परिवार में आकर भाषा विभाषा बोली विभिन्न चीज़ों की चर्चा करते हैं। बाद में अगर कि कुछ हो सकता है 10% 20% ऐसी चीज़ें फंसें 2-4 पार्ट, तो वह उनके लिए जो है अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं कि बहुत ही व्यवस्थित रूप में, बहुत गूढ़ रूप में, जरूर कक्षा थोड़ा सा मंद गति से चल रही है, विभिन्न विभागीय व्यस्तताओं के बावजूद भी प्रयास किया जा रहा है जो पढ़ाने का स्तर है वो मूल चीज़ उसमें समझौता न हो। जो पार्ट आप पढ़ें, जो अब तक में पढ़े होंगे, चाहे, और इसलिए मैं उनकी चर्चा कि आप पिछली चीज़ें भूलें ना आगे पढ़ने के चक्कर में। अगर जैसे आप काव्य शास्त्र पढ़े हैं तो कम से कम जो चीज़ें पढ़े हैं कभी कभी 10 दिन 20 दिन उसका रिवीजन कर लें। संस्कृत साहित्य पढ़े हैं उसका आप रिवीजन कर लीजिए। अगर आप रस पढ़े हैं, छंद पढ़े हैं, अलंकार पढ़े, जो पहले के होंगे जो बाद के होंगे मान लीजिए, तो एक सीक्वेंस से ही पढ़े होंगे। अगर पत्र साहित्य की जो कक्षाएं होंगी, संस्कृत व्याकरण की जो कक्षाएं मान लीजिए आप पढ़े होंगे, या हिंदी व्याकरण जो है, कि अब इसी तरह जैसे भाषा विज्ञान हम लोग बढ़ रहे हैं इस दिशा में कि ये सब बड़े ही टेक्निकल पार्ट हैं। आगे आपका मार्ग बहुत सहज है, बहुत सुगम है, बहुत रुचिकारी है, आगे दिक्कत नहीं होगी इस पार्ट के बाद उतना, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी तो बहुत सहजता से वो समझ में आएगी, आपका मन भी लगेगा। तब से आप साहित्य जो भी थोड़ा बहुत अपने से हो सकेगा उसको पढ़ते रहिए। बीच बीच में आपको प्रश्न पत्र वगैरह दिए जाते रहेंगे। इतना ध्यान करिए जैसे 50 प्रश्न है, भले ही लास्ट में उसका आंसर दिया गया है, देखिए आप सीधे आंसर नहीं, पहले आप 1 बार 2 बार विधिवत करके 50 प्रश्न है। अगर आप 4 प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं, 6 प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं, पूरा प्रयास करिए कि उनको आप अपने से करिए, खोज कर पढ़िए, कर रहिए। किताब देख कर अगर आपको लग रहा है ये चीज़ हमें छायावाद मिल जाएगी, रीतकाल में प्रगतिवाद मिल जाएगी, आप प्रगतिवाद खोलकर वह प्रश्न ढूंढने की कोशिश करिए। एट लास्ट न मिले तब आप आंसर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको अपने से निर्णय करना है कि हाँ हम 50 में कितने प्रश्न कर पा रहे हैं, 100 में, उस हिसाब से हमारे 100 में कितने प्रश्न हुए। तो आज अभी तक जो भी कक्षा थी जो है कि थोड़ा सा आपको एक आध क्लास छोड़कर हो सकता है कि जो रचना भाषा विज्ञान संबंधित ग्रंथ थे वो थोड़ी सी सही लगी होगी, इधर थोड़ी नई चीज़ें मिल रही होंगी, लेकिन पढ़ना सब है, छोड़ना कुछ नहीं है। आगे की रास्ता जो है थोड़ा सा आपके लिए सुगम होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।